सज्जाद मरजान और बिलबा की जरा खैरियत मालूम करके सो जाऊं। फिर नींद पूरी करने के बाद उनसे तफसीली राब्ता कायम करूंगा। मैं कुर्सी से उठकर बिस्तर पर आया। आराम से लेटकर खैरियत मालूम करने के बाद वहीं सो जाना चाहता था। उसी वक्त फोन की घंटी बजने लगी। दूसरे बेडरूम से टेलीफोन उठाकर इस बेडरूम में ले आया, जो क्रिस्टोफर मीकी के लिए मखसूस था। बिस्तर से उठकर कुर्सी के पास आया। सामने छोटी सी तपाई पर टेलीफोन रखा हुआ था। मैंने टेलीफोन उठाकर कहा, मिक्की ऑफ योर रिसीवर। दूसरी तरफ से लैला सानी की आवाज सुनाई दी। वह सारा आइजिक की हैसियत से बोल रही थी। हेलो मिस्टर मिक्की, अभी मुझे मालूम है कि पिछली रात आप पर हमले हुए थे। मैंने आपकी खैरियत मालूम करने के लिए टेलीफोन किया है। अब आवाज सुनकर यकीन से कह सकती हूँ आप बखैरियत हैं। शुक्रिया मिस आइजक, मैं बखैरियत हूँ। बेरोथ जैसे बड़े शहर में तुम पहली लड़की हो जिसने फोन के जरिए मेरी खैरियत दरियाफ्त की है। बाय द वे, तुम्हें मेरी जात से इतनी दिलचस्पी क्यों है? एक तो ये कि आप यहूदियों के दोस्त हैं, दूसरे मैं इस शहर में अजनबी हूँ। मुझे आपसे बेहतर साथी नजर नहीं आया, इसलिए दोस्ती की पेशकश की ताकि बेरोथ में अच्छा वक्त गुजार सकूं। मिस आइजक, मुझे याद है पिछली शाम मैंने कहा था कि अगर मेरी जिंदगी की यह भयानक रात गुजर जाए, मैं जिंदा सलामत रह जाऊं, तो आज से आपकी दोस्ती कबूल कर लूंगा। मैं अपने वादे पर कायम हूं। अभी तो नींद पूरी करने जा रहा हूं। तुम दोपहर को किसी वक्त राब्ता कायम करो, फिर हमारी मुलाकात होगी। यकीनन आपको सो जाना चाहिए, लेकिन इतना बता दीजिए हमला करने वाले कौन थे? मैं समझ गया। उसने पिछली रात लैला सानी की हैसियत से क्रिस्टोफर मीकी पर हमला किया। वो मालूम करना चाहती थी क्रिस्टोफर मीकी उससे खौफजदा है या नहीं। मैंने कहा कई हमलावर थे। उनमें दो लड़कियां थी। एक ने अपना नाम लैला सानी बताया, दूसरी गूंगी थी, ना कुछ बोलती थी ना अपना चेहरा दिखाती थी। शायद वो फलस्तीनी मुजाहिदा थी। मैंने दोनों से निमट लिया, किसी तरह अपनी जान बचा ली। अब मेरे दुश्मनों की खैर नहीं है। मेरे सितारे कहते हैं कि मैं बच गया तो मेरे दुश्मन मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। आपने लैला सानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई होगी? हरगिज नहीं। मैंने पुलिस वालों के सामने लैला सानी का नाम भी नहीं लिया। उसने हैरानी से पूछा, क्यों? यूं कि मैं उसका नाम लेकर ख्वामख्वाह बेरोत में सनसनी फैलाना नहीं चाहता। यहूदियों ने इसराइली सरजमीन पर लैला सानी को बहुत अहमियत दी, जिसकी वजह से वो सर चढ़ गई है। आखिर उस लड़की की हैसियत ही क्या है? वो बेरौत आ गई है, गोया उसकी मौत उसे खींच लाई है। मैं उसे चुटकियों में मसल दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि लैला यहाँ दहशत फैलाने आई थी। मैं खुद लैला सानी का सर कुचलने आई हूँ। मुझे पता चला कि वो बेरौत आ गई है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि आप इतनी आसानी से उसका सर कुचलने का दावा किस तरह करते हैं। मैंने एक कहका लगाया, फिर कहा, मेरे सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। ये बात पिछली रात साबित हो चुकी है। अब मैं एक नया इंकशाफ कर रहा हूं। इसे तुम अपनी जात तक महदूद रखो, किसी को ना बताना। उसने मुतजस्सिस होकर पूछा, हाँ हाँ बताओ क्या बात है? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरे सितारे बताते आ रहे हैं कि पिछली रात मैं किसी तरह बच गया और जिंदा रह गया, तो आज के बाद फरहाद अली तैमूर से टकराऊंगा। जिस मनहूस सितारे का साया मुझ पर था वो फरहाद पर है। जब तक वो साया उसके सर पर रहेगा तब तक मेरे हाथों से उसकी मौत यकीनी होगी। सबसे अहम बात यह है कि उसकी मौत का जरिया तुम बनोगी। मैं तुम्हारे जरियों से ट्रैप करूंगा। लैला सानी दमबखुद होकर ये बातें सुन रही थी। अगरचे नजूमिया की पेशन गोई पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन पिछली रात एक पेशन गोई दुरुस्त साबित हो चुकी थी। फिर क्रिस्टोफर की बातों से पता चल रहा था कि फरहाद उससे टकराएगा तो वो यकीनन बेरौत आएगा, बल्कि आ चुका है। ईजल हार्डी ने जाते वक्त जो खत उसके नाम छोड़ा था, उससे भी यह साबित होता है कि फरहाद बेरोत में है। मैंने पूछा, क्या तुमने रिसीवर रख दिया है? वो चौंक कर बोली, नहीं, मैं सोच रही हूं। अगर तुम्हारी ये पेशन गोई दुरुस्त साबित होगी तो इसका मतलब यह हुआ कि फरहाद बेरोत में मौजूद है। यकीनन मौजूद है। आज शाम तक मेरा उसका सामना जरूर होगा। ओ, मेरी तमन्ना है कि उसको एक नजर देखूं। उसने हम यहूदियों को बड़ा चक्कर दिया है। इससे पहले कि वो तुम्हारे हाथों मारा जाए, मैं उसे जरूर देखना चाहूंगी। मेरा मशवरा है तुम फरहाद में ज्यादा दिलचस्पी ना लो। तुम लैला सानी का सर कुचलने आई हो, मैं तुम्हें इसका मौका दूंगा। यूं समझो कि तुम्हारे जरिए मैं फरहाद को ट्रैप करके उसे इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाऊंगा, और मेरे जरिए तुम लैला सानी तक पहुंचकर उसका किस्सा पाक करोगी। हम दोनों एक दूसरे के ताउन से इतना बड़ा कारनामा अंजाम देंगे कि हमारी तारीख में उसका जिक्र बाकी रहेगा। लैला ने बेख्तियार रिसीवर को क्रैडल पर पटक दिया, बुड़बुड़ाने लगी, उल्लू का पट्ठा।
खुश फहमी में मुब्तला है कि मेरे जरिए फरहाद को ट्रैप करेगा और मेरा सर कुचलेगा। मैं उसका सर कुचल कर रख दूंगी, सितारों की चालें बदल दूंगी। जब वो अपनी पेशनगोई के मुताबिक ये साबित कर सकता है कि माहिर नजूमी है, मुस्तकबिल के हालात मालूम करके अपने ऊपर आने वाली बला को टाल सकता है, तो मैं भी साबित कर दूंगी कि सितारों की चाल को बदला जा सकता है। वो अपनी जगह से उठकर टहलने लगी। उसे मुझ पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं उससे राब्ता कायम नहीं कर रहा था। हालांकि मैं ईजल हार्डी की हैसियत से मुलाकात कर चुका था। वो सोच रही थी, वो मेरे दिमाग में आसानी से पहुंच सकता है, क्या इतना ही मसरूफ रहता है कि मुझसे मिल नहीं सकता, एक जरा अहमियत नहीं देता। फिर मैं कब कहती हूँ कि मुझे अहमियत दे। लेकिन ये तो समझे कि राब्ता कायम करने से भले बुरे हालात का इल्म होता है। अगर अभी वो मेरे दिमाग में होता तो मैं उसे बताती कि क्रिस्टोफर मीकी के अज़ाइम क्या हैं। उसके सितारों की चाल उसके खिलाफ है, उसे होशियार रहना चाहिए। मैं उसे किस तरह खबरदार रहने के लिए कहूँ। वो बहुत बेचैन थी, मेरे लिए परेशान थी, अपने तौर पर मेरी हिफाजत करने के मंसूबे बना रही थी। लेकिन मेरे ताउन के बगैर बहुत सी बातें मुमकिन नहीं थी, इसलिए उस पर झुंझलाहट तारी थी। वो टहलते टहलते थककर बिस्तर पर गिर पड़ी। फिर वही तन्हाई, फिर वही एहसास कि एक रोग लग गया है, ऐसा रोग जो उसे गैर शऊरी तौर पर थका देता है, बिस्तर पर गिरा देता है, जैसे एक अनजानी कुव्वत ने उसे उठाकर पटक दिया हो। क्या उस अनजानी कुव्वत का नाम मोहब्बत है? वह सर्द आहें भरना नहीं जानती थी। जो बात बात पर सर्द आहें भरते हैं वो मोहब्बत में झूठे होती हैं, क्योंकि ये सर्द आहें बेख्तियार दिल की गहराइयों से निकलती हैं। इन्हें अपने होंठों तक खुद लाने की जरूरत नहीं पड़ती। लैला के दिल के गहराइयों से खुद ब खुद एक सर्द आह निकली। ये उसकी जिंदगी की पहली सर्द आह थी। चूंकि पहली थी इसलिए छूती और सच्ची थी, सिर्फ उस बेपरवाह के लिए थी। एक आह की उम्र होती क्या है, पानी के बुलबुले से भी कम। होंठों से निकली और फिजा में तहलील हो गई। ऐ मुख्तसर सी कम उम्र आह, क्या तू हवा के दोष पर परवाज करते हुए उस बेपरवाह तक नहीं पहुंच सकती? जब मैं पिछली बार सज्जाद के पास पहुंचा था तो सुबह के 4 बजे थे। वो गहरी नींद में था। उसके दिमाग से पता चला कि वो और आला बीबी बखैरियत हैं। ब्लैक शैडो के आदमी ने दूसरी सुबह पेरिस पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि पेरिस में ब्लैक शैडो का हेडक्वार्टर था। मैं दोनों की तरफ से मुतमईन होकर वहां से चलाया। जिमी फाउंडर का मैं बिल्कुल भूल गया था। मैंने जिमी को मशवरा दिया था कि वह जजीरे में अपने आदमियों के साथ हेलीकॉप्टर में जाए, मरजाना और बिल्बा को वहां से निकाल लाए। जिमी ने कहा था, फरहाद साहब, आप किसी ब्लैक शैडो के चक्कर में पड़ गए हैं। पहले मैं आपको और आला बीबी को से निजात दिलाऊंगा। जहां तक जजीरे का ताल्लुक है, मेरे गोरीला फाइटर बहुत तरबियत याफ्ता और तजुर्बाकार हैं। वो मरजान और बिल्बा को भी ले आएंगे और यूगो हंटर का भी काम तमाम कर देंगे। मुझे याद रखना चाहिए था कि जिमी फाउंडर किसी वक्त भी आला बीबी और सज्जाद तक पहुंचेगा, फिर उन्हें ब्लैक शैडो के चुंगल से छुड़ा लाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। मैं बेपना मसरूफियात के बायस अक्सर बातें भूल जाया करता हूँ। मेरे भूलने से क्या होता है, दुश्मन तो नहीं भूलते, वो अपने वक्त पर अपना काम कर गुजरते हैं। जिमी फाउंडर वहां पहुंच गया था। मैं 4 बजे सज्जाद के दिमाग से गया था। जिमी फाउंडर 4:15 बजे उनके बेडरूम में पहुंच गया। अब वो सख्त पहरे के बावजूद अंदर कैसे पहुंचा, इसकी तफसील जरूरी नहीं। वो एक माना हुआ सीक्रेट एजेंट था, रुकावटों और सख्त पहरों से गुजरने का हुनर जानता था। बहरहाल बेडरूम में पहुंचते उसने आहिस्तगी से सज्जाद को आवाज दी, मिस्टर फरहाद। उसने शाने पर हाथ रखकर हौले से झंझोड़ते हुए दोबारा आवाज दी तो सज्जाद उठकर बैठ गया। उसे अजनबी नजरों से देखने लगा। अजनबी तो वो था, क्योंकि सज्जाद बाहसियत फरहाद अली तैमूर उसे नहीं जानता था। जिमी से तो मैं दिमागी तौर पर राब्ता कायम करता रहा था। जिमी ने कहा, फरहाद साहब, मुझे पहचानिए, मैं जिमी फाउंडर हूं। उसने हैरानी से पूछा, कौन जिमी फाउंडर? वो मुस्कुराते हुए बोला, आप नींद से बेदार होते ही मजाक फरमा रहे हैं। मेरे दिमाग में झांक कर देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा। सज्जाद उस वक्त तक बेड के दूसरे सिरे तक पहुंच गया था। वह बिस्तर से उतरकर तनकर खड़ा हो गया। कहने लगा, तुम यहाँ क्या चाल चलने आए हो? कौन हो तुम? ये ना समझना कि आसानी से तुम आ गए हो तो आसानी से जा भी सकोगे। ये आप क्या फरमा रही हैं? प्लीज मेरे दिमाग में झांक कर देखिए, आपको मालूम हो जाएगा कि मैं जिमी फाउंडर हूं। तुम मेरे उन दुश्मनों में से हो जो मेरे खिलाफ अहमकाना चालें चलती हैं और समझती हैं मैं उनके फरेब में आ जाऊंगा।
अगर तुम मुझे अच्छी तरह पहचानते हो तो क्या ये नहीं जानते कि मेरी ख्याल ख्वानी की सलाहियतें फिलहाल खत्म हो चुकी हैं। मैं दिमागी तौर पर कमजोर हूँ। जिमी एक कदम पीछे हट गया, हैरानी से सज्जाद को देखते हुए बोला, आप थोड़ी देर पहले तक मुझसे दिमागी राब्ता कायम करते रहे हैं, मुझे मशवरे देते रहे हैं। मैंने आपके मशवरों पर अमल किया है। आपके कहने के मुताबिक मेरे गोरीले फाइटर इस वक्त जजीरे में घुमसान की लड़ाई में मसरूफ होंगे। शायद वो मरजान और बिल्बा को वहां से यहाँ भी ले आए होंगे। वो कह रहा था और सज्जाद हैरानी से मुंह खोले उसकी बातें सुन रहा था। उसके साथ वाला कमरा आला बीबी का बेडरूम था। दोनों कमरे में आमदोरफ्त के लिए एक दरमियानी दरवाजा था। आला बीबी उस दरवाजे से लगी। जिमी फाउंडर और सज्जाद की बातें सुन रही थी और समझ रही थी खेल बिगड़ रहा है। पहले तो उसने सोचा दरवाजा खोलकर सज्जाद के कमरे में जाए और जिमी फाउंडर से बात करे। फिर उसकी जहानत ने उसे समझाया जिमी से अभी सामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि सज्जाद ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता, जबकि जिम्मी बजिद है कि वो ख्याल ख्वानी कर सकते हैं। ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? अगर वो तस्लीम करेगी कि फरहाद ने ख्याल ख्वानी नहीं की है, तो सवाल ये पैदा होगा कि जिम्मी से किसने दिमागी राब्ता कायम किया था। तब ये कहना पड़ेगा कि दिमागी राब्ता कायम करने वाला फरहाद नहीं था बल्कि रसवंती थी। अगर ख्याल ख्वानी का ताल्लुक रसवंती से जाहिर किया जाए तो वो नेपाल में फंसी हुई है। जब तक वहां से ना निकले उसकी ख्याल ख्वानी को दुनिया वालों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। अगर उसकी ख्याल ख्वानी को जाहिर ना किया गया तो सवाल ये पैदा होगा, अब तक किसने जिमी फाउंडर और इसराइल के आला हुकाम से दिमागी राब्ता कायम किया और फरहाद बनकर किया? जो भी ऐसा कर रहा है वो कौन हो सकता है? क्या फरहाद और रसवंती के अलावा कोई तीसरा शख्स भी है जो टेलीपैथी जानता है और अपनी असलियत छुपाकर खुद को फरहाद की हैसियत से पेश कर रहा है? यह आखिरी बात आला बीबी के दिल को लगी। उसके दिमाग ने समझाया फिलहाल इसराइली हुक्काम, यहूदियों और दूसरे तमाम दुश्मनों को इस नुक्ते पर उलझाया जाए कि कोई तीसरा शख्स भी टेलीपैथी जानता है, ख्याल ख्वानी कर रहा है और खुद को फरहाद की हैसियत से पेश कर रहा है। ये तय करके वह दरवाजा खोलते हुए सज्जाद के कमरे में जाना चाहती थी, फिर रुक गई। उसका दिमाग हमेशा इन हालात में चौंका देता था जब वो कोई गलती करने जाती थी। ऐसी जहनी सलाहियतें बड़ी मशकों के बाद हासिल होती हैं। उसके दिमाग ने कहा, अगर वो अभी जिमी के पास जाएगी और गुफ्तगू के दौरान ये साबित होगा कि ना तो फरहाद ख्याल ख्वानी कर रहा है और ना रसवंती, कोई तीसरा शख्स ऐसा कर रहा है, तो जिमी कहेगा, मादाम और फरहाद साहब मेरे साथ चलें। उसके साथ जाने का मतलब ये हुआ कि दोबारा इसराइल पहुंचकर वो मोअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से यहूदी के कैदी बनकर रह जाएंगे। जिमी को यहां से टालना जरूरी था। वो अपने बेडरूम के दूसरे दरवाजे के पास गई। उसे खोलकर एक कॉरिडोर से गुजरते हुए ड्राइंग रूम में पहुंची। वहां टेलीफोन रखा हुआ था। उसने रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल किया। ब्लैक शैडो के खास मातियत ने उसे कई फोन नंबर बताए थे ताकि जरूरत के वक्त उनसे राब्ता कायम कर सके। राब्ता कायम हो गया। उसने आहिस्तगी से कहा, मैं आला बीबी बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से ब्लैक शैडो के खास मातियत की आवाज सुनाई दी, मादाम मैं आपका खादिम हूँ, फरमाइए। तुम लोगों ने इस बंगले के अतराफ किस किस्म का पहरा लगाया है? सब नाकारे हैं। एक इसराइली सीक्रेट एजेंट फरहाद साहब के कमरे में पहुंच गया है। उन्हें वहां से ले जाना चाहता है। फौरन यहाँ पहुंचो, वरना हम दोनों इसराइल तक पहुंचा दिए जाएंगे। आप फिक्र न करें, हम पहुंच रहे हैं। एक बात खास तौर पर याद रखना, तुम और तुम्हारे आदमी यहाँ पहुंचने के बाद ये हरगिज नहीं कहेंगे कि मैंने अभी इतला दी थी। आप मुतमईन रहें, राब्ता खत्म हो गया। कॉरिडोर से कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। फिर सज्जाद और जिमी फाउंडर नजर आए। सज्जाद ने आला बीबी को देखते ही आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हारे बेडरूम में गया था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुबह होने वाली है, नींद उड़ गई तो सोचा किसी से चाय मंगवाई जाए, इसलिए फोन करने आई हूँ। जिमी ने परेशान होकर पूछा, मादाम आपने किसी को फोन तो नहीं किया? अभी तक तो नहीं किया, सोच रही हूँ। प्लीज किसी को फोन ना करें, मेरे साथ चलें। तुम कौन हो? मुझसे इतनी बेतकल्लुफी से गुफ्तगू क्यों कर रहे हो? वो संभल कर बोला, सॉरी मादाम, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तिल अबैब में आपको देख चुका हूँ। मैं इसराइली सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक रखता हूँ। आप लोगों को यहाँ से ले जाने आया हूँ। सज्जाद ने कहा, ये मेरे मुतल्लिक कुछ अजीब बातें कर रही हैं। अभी फरमा रहे थे कि मैं ख्याल ख्वानी के जरिए इनसे और इनके आला हुकाम से राब्ता कायम करता रहा हूँ। तुम बताओ, क्या मैं ख्याल ख्वानी कर सकता हूँ? आला बीबी ने इनकार में सर हिलाते हुए जिम्मी फाउंडर को देखा, फिर कहा, यहाँ बैठ जाएं और सहूलत से मेरी बातें सुने। मैं आपको नहीं पहचानती,
लेकिन आपका ताल्लुक इसराइल से हो या ना हो, हम असफंदियार के दोस्त हैं। चूंकि असफंदियार के दोस्त हैं इसलिए यहूदियों के भी दोस्त हैं। अगर तुम उनसे ताल्लुक रखते हो, हमें ले जाने आए हो, तो हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे। अगर फरेब देने आए हो तो हम फरेब का जवाब फरेब से देना जानते हैं। मादाम आप कुछ भी समझें, लेकिन इस नई मुसीबत से निकल चलें। मैं जरूर चलूंगी। लेकिन ये ख्याल ख्वानी वाला चक्कर क्या है? क्या तुमसे किसी ने दिमागी राब्ता कायम किया था? जी हाँ, जब फरहाद साहब कह रही हैं कि ये ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं है, तो एक ही बात समझ में आती है, और वो ये कि मादाम रसवंती हमें बेवकूफ़ बनाती रही हैं। मैं नहीं मानती। अगर रसवंती ख्याल ख्वानी करती तो यकीनन हमसे राब्ता कायम करती। दोस्त बनकर ना करती तो दुश्मन बनकर करती। फरहाद ने उसे तलाक दी है, वो ख्याल ख्वानी के जरिए फरहाद से जरूर इंतकाम लेती या चैलेंज करने के लिए उसके दिमाग में पहुंचती। जिमी फाउंडर ने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ, मैंने इस पहलू पर गौर नहीं किया। मादाम दोस्त या दुश्मन बनकर आपसे राब्ता कायम कर सकती थी, चैलेंज के अंदाज में अपने आप को रसवंती कहकर पेश कर सकती थी, लेकिन कोई खुद को फरहाद अली तैमूर कह रहा है। आला बीबी ने कहा, यह बड़ी ही हैरत अंगेज बात है मिस्टर जिमी। फरहाद तो तुम्हारे सामने मौजूद हैं। तुमने देख लिया कि ये ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रहे। दूसरी रसवंती है। रसवंती के मुतल्लिक मुझे यकीन है कि उसकी टेलीपैथी की सलाहियतें बहाल नहीं हो सकी हैं। इससे जाहिर होता है कोई तीसरा शख्स है, और अगर तीसरा शख्स है तो बड़ी हैरत की बात है कि वो खुद को फरहाद बनाकर क्यों पेश कर रहा है। मादाम, इस मसले पर खासी बहस हो सकती है। यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है, पहले हम यहाँ से निकल चलें। उसकी बात खत्म होती एक आवाज कमरे में गूंजने लगी, मेरे मौजूद मेहमानों को कहाँ ले जाना चाहते हो? कौन हो तुम? वो सब चौंक कर इधर उधर देखने लगे। बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। जाहिर था कहीं खुफिया स्पीकर है, वहीं से आवाज आ रही है। अचानक जिमी फाउंडर ने एक जस्त लगाई, देखते ही देखते दरवाजे के पास पहुंचा, फिर वहां से कॉरिडोर की तरफ दौड़ता चला गया। उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। स्पीकर से कोई कह रहा था, हमसे बचकर नहीं जा सकोगे। यहाँ आना मुमकिन है, वापस जाना मुमकिन नहीं। इसके साथ ही बाहर से फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। वक्फे वक्फे से फायरिंग हो रही थी। कभी कभी भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देती थी। यकीनन ब्लैक शैडो के आदमी बंगले के अंदर और बाहर फैल गए थे। जिमी का वहां से बचकर जाना तकरीबन नामुमकिन ही था। लेकिन इसराइली हुकूमत जिमी फाउंडर पर नाज करती थी। उसके मुतालिक मशहूर था कि वो जिस मुहिम पर रवाना होता है वहां से नाकाम वापस नहीं आता। उस वक्त वो नाकाम चला गया था। आला बीबी और फरहाद को अपने साथ नहीं ले जा सका, लेकिन वो मसलिहत पसंद था। जब उसने देखा होगा कि तन्हा ही खुद को बचाकर निकालना दुश्वार है, तो उसने फिलहाल फरहाद और आला बीबी का ख्याल छोड़ दिया होगा, ताकि दूसरी बार आकर कोशिश कर सके। वो सब यूनान के साहली इलाके में थे। जिमी का बंगला वहां से तकरीबन 15 मील के फासले पर था। जब वो बंगले में पहुंचा तो उसके गुरीला फाइटर जजीरा यूनाइसी से वापस नहीं आए थे। वो ट्रांसमीटर के जरिए इसराइली सीक्रेट सर्विस के चीफ ऑफिसर से राब्ता कायम करने लगा। अगर मैं उस वक्त दिमागी तौर पर मौजूद होता तो उसे बहका देता। आला बीबी की प्लानिंग के मुताबिक यही तासुर देता कि मैं फरहाद नहीं कोई तीसरा शख्स हूं। कौन हूं ये अभी नहीं बताऊंगा, पहले अपने कदम मुख्तलिफ अंदाज में जमा रहा हूं। जब फरहाद की तरह मेरी पोजीशन मुस्तहकम हो जाएगी तो खुद को दुनिया वालों पर जाहिर कर दूंगा। जब राब्ता कायम हो गया तो उसने अपने चीफ ऑफिसर को सज्जाद के मुतालिक बताया। दूसरी तरफ से वो सुनता रहा, फिर उसने कहा, 1 मिनट ठहरो, मैं अभी राब्ता कायम करता हूँ। थोड़ी देर बाद फिर राब्ता कायम हुआ। चीफ ऑफिसर ने कहा, मैंने अपने आला हुकाम को इतला दे दी है। असफंदियार भी अपनी जगह मौजूद हैं, वो सब तुम्हारी रिपोर्ट सुन रही हैं। तुम फरहाद अली तैमूर से किस तरह मिले और क्या बातें हुई, तफसील से बताओ। जिमी फाउंडर तफसील से बताने लगा कि किस तरह ब्लैक शैडो के अड्डे में दाखिल हुआ था। वहां आला बीबी और फरहाद से मुलाकात हुई तो इंकशाफ हुआ कि फरहाद टेलीपैथी के जरिए राब्ता कायम नहीं करता रहा, कोई तीसरा शख्स है। दूसरी तरफ से कहा गया कोई तीसरा शख्स नहीं, वो यकीनन रसवंती होगी। जिमी ने रसवंती के सिलसिले में आला बीबी का नुक्ता नजर पेश किया। दूसरी तरफ से कहा गया कोई जरूरी नहीं है कि रसवंती दोस्त या दुश्मन बनकर फरहाद से राब्ता कायम करती और उसे चैलेंज करती। हो सकता है वो फरहाद वगैरह से भी अपनी टेलीपैथी को राज में रखना चाहती हो। शायद नेपाल से निकलने के बाद खुद को दुनिया वालों पर जाहिर करना चाहती हो। जनाब, एक बात समझ में नहीं आई, आप भी इस पॉइंट पर गौर करें। फरहाद से पहले रसवंती हमारी वफादार थी।
उसकी वफादारी में किसी किस्म का शुबा नहीं था, फिर वो कैसे गद्दारी कर रही है, क्यों हमें फरेब दे रही है। अब तक शायद इसलिए वफादार थी कि उसे असली पारस के सिलसिले में कुछ नहीं मालूम था। हमने उसे ये समझा रखा था कि उसकी गोद में जो पारस है वही असल है। नेपाल पहुंचते ये भेद खुल गया। हालात बताते हैं, जिन दिनों सोनिया ने तेल अबैब में हंगामे किए और चैलेंज करते हुए हमारे अहम तरीन अफराद को कत्ल करती रही, इसी दौरान में शायद उसने रसवंती से राब्ता कायम किया हो और उसे असली पारस के मुतल्लिक बताया हो। जरा तवक्कुफ के बाद कहा गया, रसवंती के मुतल्लिक सब जानते हैं कि वह सोनिया की अकीदतमंद है। जितनी नफरत वह फरहाद से करती है उतनी ही शिद्दत से सोनिया से मोहब्बत करती है। सोनिया ने उसे यकीन दिलाया होगा कि जब वो नेपाल पहुंचेगी तो असली पारस उसके पास पहुंचा दिया जाएगा, और वो असली पारस उसके पास पहुंचा दिया गया। हमारी दोस्ती के पीछे जो फ्रॉड था और जिस तरह हमने उसे फर्जी पारस के जरिए धोखा दिया, उसके पेश नजर अब वो हमारी वफादार नहीं रह सकती, इसलिए अपनी टेलीपैथी की सलाहियतों को छुपा रही है। अब यह हमारा मसला है, हम रसवंती से निमट लेंगे। तुम्हारा काम किसी तरह फरहाद और आला बीबी को यहाँ लाना है। मेरे आदमी जजीरा यूनाइटेड से मरजाना और बिल्बा को लाने वाले हैं, वो भी हमारे लिए अहम मोहरे हैं। सिर्फ फरहाद और आला बीबी को ही नहीं, मैं उन दोनों को भी साथ लेकर आऊंगा। शाबाश, हमें तुमसे यही तवक्को है। ये तमाम बातें मेरी गैर हाजिरी में हो रही थी। जो कुछ भी हुआ उसके नतीजे में उनका शुबा रसवंती की तरफ जा रहा था। अब वो रसवंती के खिलाफ और सख्त मुहाजरई करने के मुतल्लिक जाने क्या कुछ कर रहे होंगे। उन्होंने झुंझलाकर भारतीय सरकार को भी उसकी ख्यालख्वानी के मुतल्लिक बता दिया होगा। ये सोचकर मैं फौरन रसवंती के पास पहुंच गया। फिर उसके जरिए इज्जत अली के दिमाग में पहुंचकर उसे ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। उसने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, यकीनन अब इसराइली हुक्काम झुंझला गए होंगे, लेकिन मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि झुंझलाहट में वो आपकी ख्यालख्वानी के सिलसिले में दूसरों को आगाह करेंगे। वो तो इसको राज में रखेंगे और हर मुमकिन तरीके से आपको हासिल करने की कोशिश करेंगे। इज्जत अली दुरुस्त कह रहा था, उसने हौसला दिया। जो कुछ भी हो रहा है उससे आप कतई फिक्रमंद ना हो, मैंने वादा किया है। आपको इंशाल्लाह हर हाल में बच्चों के साथ बखैरियत बैंकॉक पहुंचाऊंगा। बैंकॉक से आप लोगों के लिए दूसरे त्यारे में सीटें रिजर्व हैं। वहां से 1 घंटे बाद आप पेरिस के लिए रवाना हो जाएंगी। जब तक बैंकॉक से रवाना नहीं होंगी मेरे आदमी हर लम्हा मुस्ताद रहेंगे, आपकी निगरानी करते रहेंगे, किसी दुश्मन का साया भी नहीं पड़ने देंगे। आप बिल्कुल मुतमईन रहें। हम मुतमईन थे। मैंने रसवंती से कहा, मुझे सोने का मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ 7:30 बजे हैं, तुम्हारे यहाँ इस वक्त 11:30 बज रहे होंगे। 2 घंटे बाद तुम एयरपोर्ट जाओगी तो वहां मेरी जरूरत पेश आएगी। 2 घंटे बहुत होती हैं, तुम सो जाओ, मैं जरूरत के वक्त आकर तुम्हें जगा दूंगी। मैं अपने दिमाग को हदायत देकर सो गया। 2 घंटे पहले ही मेरी आंख अचानक खुल गई। चूंकि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया था और कोई नशा भी नहीं करता था, इसलिए मेरी सांसें काबू में रहती थी। पराई सोच की लहरों को फौरन मेरा दिमाग महसूस कर लेता। रसवंती मुझे जगाने आई थी। उसकी सोच की लहरों को महसूस करते ही मैं बेदार हो गया। उसने कहा, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, मेरे साथ रहो। वो एक कार में बैठी एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। उसके पास कोई पारस नहीं था। उसने कहा, फरहाद, दिल घबरा रहा है। मैंने अपनी आंखों से अपने बच्चों को सूटकेस में सिलेंडर के साथ बंद होते देखा है। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं हर सांस में अपने बच्चों के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांग रही हूँ कि वो बखैरियत रहें, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। वो अफीम के नशे में सो रहे होंगे। हाँ, वो आराम से सो रही हैं। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। अपने चेहरे पर जरा भी घबराहट न आने दो। तुम एक अजनबी औरत के मेकअप में हो। दुश्मन तुम्हें बगौर देखेंगे, तुम्हारे चेहरे के मेकअप को समझने की कोशिश करेंगे। चेहरे के तासुरात जरा भी बिगड़े तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। मैं उसे तसल्लियां देता रहा और बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोता रहा। फिर मैंने सोनिया से राब्ता कायम किया। वो दूसरी गाड़ी में बैठी एयरपोर्ट जा रही थी। उसने कहा, हमारी प्लानिंग में जरा तब्दीली हो गई है, वो कल की फ्लाइट से आएगी। ये अच्छा हुआ, तुम दोनों एक ही फ्लाइट से जाती तो दुश्मन और ज्यादा शुबा करते। दोनों के सामान से कोई गैर कानूनी चीज बरामद होती या ना होती, लेकिन वो सख्ती से चेक करते और किसी न किसी इल्जाम में दोनों को यहीं रुकने पर मजबूर कर देते। यही सोचकर मैंने रसवंती को मशवरा दिया था कि वो एक अजनबी औरत के मेकअप में रहे। उसे कोई पहचान नहीं सकेगा, बशर्ते कि वो एंटी मेकअप कैमरे के सामने से बखैरियत गुजर जाए, और अल्लाह ने चाहा तो ऐसा जरूर होगा। बाकी मैं और सबाता रह जाती हैं। सबाता नहीं जाएगी तो सिर्फ मुझ पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
मैं ऐसे लोगों से निमट लूंगी। क्या तुम इज्जत अली की प्लानिंग से पूरी तरह मुतमईन हो? इस दौरान में तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। रसवंती ने मुझे उसकी प्लानिंग बताई थी। सच पूछो तो बिल्कुल यही प्लानिंग मेरी थी। मैं दोनों बच्चों को अलग अलग सूटकेसों में गैस सिलेंडर के साथ बंद करके स्मगल करना चाहती थी। इसके लिए मैंने जेम्स मैकले से $10,000 नकद लेकर कस्टम ऑफिसर के हाथ में रख दिए थे। उससे वादा किया था कि जैसे ही मेरे दोनों सूटकेस तैयारे में पहुंचेंगे उसे $10,000 और मिल जाएंगे। उस ऑफिसर ने अपनी जिंदगी में $10,000 कभी यकमुश्त नहीं देखे थे। वो मेरे इशारों पर नाचने के लिए तैयार हो गया। इसके अलावा जेम्स मैकले का असर और रसूख है। यहाँ के कस्टम वाले हर माह उससे अच्छी खासी रकम वसूल करते रहते हैं। इसलिए उन्होंने कह दिया था, अगर भारतीय इंटेलिजेंस वाले मदाखलत ना करें तो वो हमारा कोई भी माल यहाँ से जाने देंगे। बहरहाल, जब इज्जत अली ने ये जिम्मेदारी ले ली है तो हमारे सर से ये बोझ टल गया है। मैं पूरी तरह मुतमईन हूं कि हमारे दोनों बच्चे बखैरियत बैंकॉक पहुंच जाएंगे। मैं रसवंती के पास जा रहा हूं। एक अहम बात सुन लो, मैंने इज्जत अली की प्लानिंग में जरा तब्दीली की है। थोड़ी देर पहले रसवंती को भी बता दिया है, तुम्हें भी बता रही हूँ। वहां एंटी मेकअप कैमरे के सामने औरतें एक कतार में खड़ी होती हैं। बारी बारी उस कैमरे के सामने से गुजरती जाती हैं और अपने चेहरों के तीनों जाविये पेश करती हैं। जब रसवंती उस कतार में जाएगी तो उससे आगे एक औरत होगी जो नीली साड़ी और नीले ब्लाउज में होगी। वो औरत डबल मेकअप में है। पहले मेकअप में वो सामने चेहरे की एक औरत है। उसके नीचे जो मेकअप है वो रसवंती का गोरा गुलाबी मुखड़ा है। जब वो एंटी मेकअप कैमरे के सामने जाएगी तो इंकशाफ होगा कि कैमरे के सामने रसवंती बेनकाब हो गई है, लिहाजा वो औरत धर ली जाएगी। सोनिया, प्लान तो बहुत अच्छा है, और वजाहत करो। जब वो औरत कैमरे के सामने पहुंचे तो तुम ख्याल ख्वानी के जरिए कैमरे के पीछे खड़े हुए शख्स के दिमाग को हल्का सा झटका पहुंचाओगे। इस तरह दुश्मनों को यकीन हो जाएगा कि रसवंती दिमागी तौर पर ट्रैप करके एंटी मेकअप कैमरे के सामने से गुजरना चाहती थी लेकिन नाकाम हो रही है। वेरी गुड। इस तरह वो पूरी यकीन के साथ उस औरत को पकड़ कर ले जाएंगे और उसके पीछे खड़ी हुई रसवंती जब एंटी मेकअप कैमरे के सामने पहुंचेगी तो वहां ड्यूटी पर मौजूद अफराद को हम अपने तौर पर ट्रैप करेंगे। रसवंती वहां से गुजर जाएगी। लेकिन ये बताओ, जो औरत रसवंती के रूप में पकड़ी जाएगी वो कब तक रसवंती का रोल प्ले करती रहेगी? वो बहुत चालाक और तजुर्बाकार औरत है। मैंने रसवंती को समझा दिया है, जैसी वो औरत गिरफ्तार हो उसके दिमाग में वक्तन फवक्तन जाती रहा करे और दुश्मनों के सामने वक्त जरूरत टेलीपैथी का मुजाहरा करती रहे ताकि दुश्मनों को यकीन हो जाए कि जिस औरत को गिरफ्तार किया गया है वही रसवंती है। कमाल हो गया सोनिया, तुमने इज्जत अली की प्लानिंग को इतना ठोस और मुस्तहकम कर दिया है कि दुश्मन अब रसवंती और दोनों बच्चों की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। सारी तवज्जो फर्जी रसवंती की तरफ होगी। पारस से ज्यादा उन्हें रसवंती चाहिए और वह रसवंती को उस औरत की सूरत में हासिल करके खुशफहमी में मुब्तला होते रहेंगे। मैं अभी आता हूँ। रसवंती एयरपोर्ट पहुंच रही होगी। जब मैं रसवंती के पास पहुंचा तो वो एयरपोर्ट के हाथे में दाखिल हो रही थी। मैंने कहा, मैं इज्जत अली के पास जा रहा हूं, तुम इत्मीनान से आओ, जरा भी चेहरे से घबराहट जाहिर न करना। सोनिया ने तुम्हें बता दिया होगा कि तुम्हारे सामने की तार में एक औरत आएगी जो नीले रंग की साड़ी और नीले रंग का ब्लाउज पहने हुए होगी। मुझे मालूम है। तुम फौरन इज्जत अली के जरिए उन लोगों के पास पहुंचो जो एंटी मेकअप कैमरे के आसपास ड्यूटी पर मौजूद हैं। मैं वहां पहुंच गया। इज्जत अली के जरिए उन चंद लोगों तक पहुंचा जो एंटी मेकअप कैमरे के आसपास ड्यूटी पर थे। उनमें से दो इज्जत अली से ताल्लुक रखते थे। उनके जरिए पता चला एयरपोर्ट की इमारत के एक कमरे में बड़ा सा टीवी स्क्रीन है जहां भारतीय और नेपाली इंटेलिजेंस के दो बड़े अफसर बैठे शराब पी रहे हैं और स्क्रीन पर उन औरतों को देख रहे हैं जो बाहर एंटी मेकअप कैमरे के सामने गुजरती जा रही हैं। जब रसवंती उसकी तार में पहुंची तो उससे आगे एक नीली साड़ी वाली औरत आकर खड़ी हो गई। उन दोनों से पहले चार मुसाफिर औरतें थीं। वो बारी बारी कैमरे के सामने जाती थी और वहां खड़े हुए अफसरान की हदायत के मुताबिक कभी दाएं घूम जाती कभी बाएं। इस तरह उनके चेहरे के मुख्तलिफ जाविये देखे जा सकते थे। जब नीली साड़ी वाली की बारी आई और वो कैमरे के सामने जाने लगी तो मैंने कैमरे के पीछे खड़े हुए अफसर के दिमाग को हल्का सा झटका पहुंचाया। इसके साथ ही मैं और रसवंती ख्याल ख्वानी की परवास करते हुए उन दो अफसरों के दिमाग में पहुंचे जो कमरे में बैठे टीवी स्क्रीन को देख रहे थे। जैसे ही रसवंती का चेहरा नजर आया उन्होंने अलार्म का बटन दबाया। कैमरे के आसपास खतरे का सायरन बजने लगा। तमाम मुसल्लह फौजी चारों तरफ से उस नीली साड़ी वाली को घेर कर खड़े हो गए। रसवंती जरा पीछे हट गई थी।
वो नीली साड़ी वाली को पकड़ कर ले जा रहे थे। वो झुंझला रही थी, एहतजाज कर रही थी, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। जब वो वहां से चली गई तो कैमरे के पास ड्यूटी देने वाले लोग तकरीबन मुतमईन हो चुके थे। जिसकी जरूरत थी वो गिरफ्तार हो चुकी थी। आला अफसरान की हदायत के मुताबिक सिर्फ एना मीरियो को स्क्रीन पर देखना रह गया था। उनके ख्याल के मुताबिक एना मीरिया जबरदस्त किस्म का फ्रॉड कर सकती थी। अपने मेकअप में किसी को तैयारे में भेज सकती थी और नेपाल में रहकर किसी दूसरे मेकअप में दोनों पारस को लेकर किसी दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश कर सकती थी। उन अफसरान ने देखा औरतों की कतार के आखिर में एना मीरिया खड़ी हुई थी। रसवंती पर शुबा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह एना मीरिया के कद और जिसामत से मुशाबत नहीं रखती थी। इसलिए जब रसवंती कैमरे के सामने आई तो उस वक्त तक इज्जत अली का खास आदमी कैमरे के पीछे ड्यूटी देने के लिए पहुंच चुका था। दूसरा, मैं और रसवंती दिमागी तौर पर उन अफसरान के दिमाग पर काबिज हो गए थे और उन्हें उस नीली साड़ी वाले की गुफ्तगू में उलझा रहे थे जो रसवंती साबित हो रही थी। एक ने कहा, यकीनन ये रसवंती है। कैमरे के पीछे जो खड़ा हुआ है उसने अभी रिपोर्ट भेजी है कि उसके दिमाग को हल्का सा झटका लगा था। इस तरह यह कैमरे के सामने से गुजर जाना चाहती थी। उनकी बातों के दौरान में उनके मुसल्ला फौजी उस नीली साड़ी वाले को कमरे में ले आए थे। वो दोनों अफसरान टीवी स्क्रीन की तरफ देखना चाहते थे, लेकिन आने वाली खातून ने फौरन ही चैलेंज किया, अगर मुझे ना छोड़ा गया तो मैं भी टेलीपैथी के जरिए तुम दोनों के दिमागों को झटके पहुंचाऊंगी। नीली साड़ी वाली की बात ऐसी थी जो उन्हें टीवी स्क्रीन की तरफ देखने की बजाय उसी को देखते रहने पर मजबूर कर रही थी। अब उन्हें स्क्रीन पर देखना ही क्या था, जबकि सामने खड़ी हुई रसवंती उन्हें चैलेंज कर रही थी। फिर उस चैलेंज के मुताबिक मैंने और रसवंती ने बारी बारी दोनों अफसरान को हल्का सा झटका पहुंचाया। उस औरत ने कहा, अब तुम लोग अपनी मर्जी के खिलाफ अपनी जगह से उठकर मेरे सामने बाअदब खड़े हो जाओगे। इसके साथ मैंने और रसवंती ने दोनों अफसरान को एक झटके से उनकी जगह पर खड़ा कर दिया। इतना सबूत काफी था। उस वक्त तक रसवंती कैमरे के सामने अपने 3 जाविये पेश करके गुजर चुकी थी। मैं फर्जी रसवंती के दिमाग में मौजूद रहा ताकि वो कामयाबी से अपना रोल अदा करती रहे। वो अफसरान जो बेख्तियार खड़े हो गए थे उन्होंने फौरन ही अटेंशन होकर कहा, मादाम हम आपके दुश्मन नहीं दोस्त हैं, बल्कि दोस्त भी नहीं खादिम हैं। आप हमें आजमा कर देखें, हमें अपनी खिदमत का मौका दें। हमने आपको गिरफ्तार नहीं किया, ढूंढ निकाला है, और ढूंढते वही हैं जो किसी को चाहते हैं। भगवान भगत लोग भगवान को तलाश करते हैं, हम आपके भगत हैं। हमने आपको तलाश किया है, क्या आप हमारे इस जज्बे की कदर नहीं करेंगी? वो एक कुर्सी पर बैठ गई, फिर बोली, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम लोगों ने मेरी नींदें उड़ा दी हैं, मेरी भूख प्यास मर गई है। जहां जाती हूँ सब दोस्ती का दावा करते हैं, सभी मेरे पीछे भागते हैं। समझ में नहीं आता आखिर मुझे इस दुनिया के किस हिस्से में सुकून और आराम से ठिकाना मिलेगा। फौजी अफसर ने कहा, मादाम आपकी ये जन्मभूमि है, आपने यहाँ जन्म लिया था, ये आपका देश है, यहीं आपको आराम और सुकून मिलेगा। आप एक बार आजमा कर देखें, इसके बाद हमें यकीन है कि आप खुद ही जाने का नाम नहीं लेंगी और अपने देश की भलाई के लिए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करेंगी। उसने नागवारी से कहा, अभी मैं किसी सलाहियत का जिक्र ना तो सुनना चाहती हूँ ना करना चाहती हूँ। प्लीज मेरे लिए एक प्याली चाय मंगवाई जाए, कॉफी हो तो बेहतर है। फौरन उसके लिए नाश्ते और कॉफी का ऑर्डर दिया गया। उसी वक्त फोन की घंटी बजने लगी। एक ऑफिसर ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से नेपाल इंटेलिजेंस के दफ्तर से एक भारतीय फौजी सीनियर अफसर कह रहा था, मैं रवि कुमार से बात करना चाहता हूँ। नेपाली इंटेलिजेंस के अफसर ने भारतीय ऑफिसर की तरफ रिसीवर बढ़ा दिया। उसने रिसीवर लेकर कहा, हेलो मैं रवि कुमार बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, अभी हमारे पास सुपर मास्टर के एक मास्टर का फोन मौसूल हुआ था। मास्टर ने चैलेंज किया है कि उसने असली पारस को हासिल कर लिया है। रसवंती का सुराग नहीं मिल सका, वरना उसे भी अगवा कर लिया जाता। शायद वो फर्जी पारस को लेकर कहीं छुपी हुई है। मास्टर हमारे जरिए रसवंती तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता है कि वो अपने बेटे से मिलना चाहती है, उसे हासिल करना चाहती है तो सुपर मास्टर की तंजीम में किसी से भी राब्ता कायम करे। लेकिन नेपाल और भारत से निकलने के बाद इस मामले पर बातचीत होगी। भारत की हदूद में वो पारस के सिलसिले में रसवंती से कोई सौदा नहीं चाहते। नीली साड़ी वाली फोन पर बात करने वाले अफसर को देख रही थी और मैं उसे चुपचाप बता रहा था कि फोन पर क्या बातें हो रही हैं। जैसे उसे पता चला कि असली पारस को अगवा किया गया है, जो कि एक ड्रामा था, तो वो एकदम चीख मारकर खड़ी हो गई। कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कोई नहीं ले जा सकता, वो सुपर मास्टर के हाथ नहीं लग सकता। ऑफिसर ने कहा, देवी जी जरा सब्र से काम लें, हम इस सिलसिले में मालूमात हासिल कर रहे हैं।
मेरे रहते हुए आप क्या मालूमात हासिल करेंगे? अपने चीफ ऑफिसर से कहिए कि सुपर मास्टर के किसी भी आदमी से फोन पर राब्ता कायम करे। मैं तुम्हारे चीफ के दिमाग में पहुंच जाऊंगी। फिर उसके जरिए सुपर मास्टर के किसी भी आदमी के पास पहुंचकर अपने पारस के लिए बात करूंगी। उसने फोन पर अपने चीफ ऑफिसर से पैगाम दोहराया। उसने जवाबन कहा, अच्छी बात है, मैं अभी यहाँ के मास्टर से राब्ता कायम करता हूँ। वो राब्ता कायम करने लगा। जैसे ही फोन पर दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। वो वहां के मास्टर का सेक्रेटरी था। उसने रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर अपने मास्टर से कहा, आपसे भारतीय फौज के एक ऑफिसर बात करना चाहते हैं। उसने रिसीवर लेकर कहा, हेलो ऑफिसर, फरमाइए, मुझसे गुफ्तगू करने की कैसे जहमत गवारा की। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम लोगों ने पारस को अगवा करके अच्छा नहीं किया। उसके फरिश्ते को भी नहीं मालूम था कि पारस को अगवा किया गया है। वह हैरानी जाहिर करना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी सोच में कहा, यह अजीब चक्कर है। यकीनन पारस को किसी ने अगवा किया और इल्जाम हमारे सर डाला जा रहा है। क्यों ना हम यही जाहिर करें कि पारस हमारे कब्जे में है। शायद इस तरह हम भारतीयों से अपने मतलब का कोई काम निकाल सकें। वो मेरी सोच से मुतासिर होकर बोला, ऑफिसर, अगर हमने पारस को अगवा किया है तो इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। जिससे ताल्लुक है वो खुद हमसे बात करेगी। ऑफिसर ने तंजिया अंदाज में कहा, तुम क्या समझते हो हमारी देवी जी से बचकर निकल जाओगे? वो मेरे जरिए अब तक तुम्हारे दिमाग में पहुंच चुकी है। अचानक मास्टर ने एक चीख मारी। फिर रिसीवर उसके हाथ से छूट गया। मैंने चीफ ऑफिसर के दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं रसवंती बोल रही हूँ, इसके दिमाग में पहुंच चुकी हूँ। आप अपना रिसीवर रख लें, मैं इससे निमट लूंगी। मैं मास्टर के दिमाग में पहुंच गया। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बैठा हुआ था और समझ रहा था कि अभी अभी टेलीपैथी के जरिए उसके दिमाग को झटका पहुंचाया गया है। इसलिए बेख्तियार उसके हलक से चीख निकल गई और रिसीवर हाथ से छूट गया। उसी वक्त मैंने उसे मुखातिब किया, हेलो मास्टर, मैं रसवंती बोल रही हूँ। वो फौरन उठकर खड़ा हो गया, टेंशन होकर बोला, मादाम, मैं आपका खादिम हूँ। मैं ही क्या, हमारा सुपर मास्टर भी आपकी खिदमत के लिए हम वक्त तैयार है। आप हुक्म दीजिए। हम मैंने बात काट कर कहा, ज्यादा खाकसारी जताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हमारे दोस्त होते, हमारी खिदमत के लिए इतने बेचैन होते, तो मेरे बेटे को अगवा न करते। आप क्या कह रही हैं? हम कभी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकते। अगर अगवा करते तो आपके बेटे को आपके हवाले करने के लिए खुद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते। जुबान से कुछ ना कहो, चंद लम्हों तक खामोश रहो। मैं तुम्हारे तातल शऊर में उतरकर तुम्हारी सच्चाई मालूम कर लूंगी। वो चुप हो गया। मैं थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद बोला, तुम दुरुस्त कहते हो, तुम्हें पारस के अगवा के मुतल्लिक कोई इल्म नहीं। समझ में नहीं आता कि कौन ऐसी चालें चल रहा है। मादाम, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मेरे दिमाग की तह में उतरकर मेरी सच्चाई को तस्लीम कर लिया। आप हुक्म दें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं इस वक्त बड़ी मुसीबत में हूँ। एक औरत के मेकअप में यहाँ से गुजरना चाहती हूँ। एंटी मेकअप कैमरे से भी गुजर जाती। मैंने कैमरे के पीछे खड़े हुए एक शख्स के दिमाग को झटका भी पहुंचाया, लेकिन फिर भी पकड़ी गई। इस वक्त एक भारतीय और एक नेपाली इंटेलिजेंस के ऑफिसर के सामने बैठी हुई हूँ। यूं तो ये दोनों मेरा लिहाज कर रही हैं, मेरी खिदमत करने का जुबानी दावा भी कर रही हैं, लेकिन मैं जानती हूँ अब यहाँ से मेरी रिहाई मुमकिन नहीं। आपके साथ फरहाद की पूरी टीम और बाबा साहब का पूरा इदारा मौजूद है, फिर भी आप मायूस हो रही हैं। मेरी मायूसी की सबसे बड़ी वजह यह है कि ऐसे वक्त जबकि मैं भारतीय हुकूमत के शिकंजे में आ गई हूँ, पारस को किसी ने अगवा किया है। मैं भारतीय हुकाम से कहूंगी कि पारस मेरे पास नहीं है, मास्टर के आदमी ने अगवा किया है, तो आप ये इल्जाम अपने सर नहीं लेंगे क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया। इधर मेरी बात झूठी समझी जाएगी। ये लोग यही समझेंगे कि मैंने पारस को कहीं छुपा दिया है और उनसे बहाने कर रही हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये रेड पावर वालों की शरारत है। वो भारतीय हुकूमत के सामने खुलकर काम नहीं करना चाहते। आपको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो आपको नहीं पकड़ सकते, ना ही पारस को अगवा करने का दावा कर सकती हैं, क्योंकि इस हुकूमत से उनके बड़े देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मैं भी यही समझती हूँ। यकीनन उन लोगों ने ऐसा किया है। अफसोस कि मैं उनके दिमाग में नहीं पहुंच सकती। पता नहीं वो कौन है, कहाँ रहता है। वो जहां भी रहता होगा मेरे सामने कभी नहीं आएगा, मुझसे छुपता फिरेगा। आप भारतीय अफसरान से अपना यही ख्याल जाहिर करें, उन पर जोर डालें कि वो यहाँ के बॉस से आपका राब्ता कायम कराएं। यकीनन उन्हीं की शरारत है। मैं वापस फर्जी रसवंती के पास आया। उसे मुख्तसर तौर पर तमाम बातें समझाई। फिर उसके जरिए कहा, ऑफिसर, मैं अभी तक ख्याल ख्वानी के जरिए मास्टर के दिमाग में थी। उसके दिमाग को अच्छी तरह टटोल रही थी। उसने पारस को अगवा नहीं किया, यह किसी और की शरारत है, और इस शरारत का इल्जाम
मास्टर पर आयद किया जा रहा है। ऑफिसर ने हैरानी से पूछा, ऐसा कौन कर सकता है? आप सोचिए, मैं आपके चीफ को ये बताने जा रही हूँ। मैं उनके चीफ के दिमाग में पहुंच गया। उसे भी बताया कि मास्टर ने पारस को अगवा नहीं किया, किसी और की शरारत है, और जिसने भी ऐसा किया है वो इस हकीकत को छुपाना चाहते हैं। ऑफिसर ने ये बातें सुनने के बाद सोचना शुरू किया, क्या रेड पावर के आदमी ऐसा कर सकती हैं? मैं चुपचाप उसकी सोच को पढ़ रहा था। मैंने कहा, हाँ, आप दुरुस्त सोच रही हैं। मैं चाहती हूँ आप यहाँ के रेड पावर बॉस से राब्ता कायम करें, ताकि मैं उसके दिमाग में पहुंचकर उसे टटोल लूँ और उसके अंदर छुपी हुई बात जाहिर कर दूं। उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल किए। थोड़ी देर बाद वहां के बॉस से राब्ता कायम हो गया। उसने कहा, हेलो, मैं यहाँ का चीफ ऑफिसर बोल रहा हूँ। मेरी आवाज से आपने पहचान लिया होगा। अरे क्यों नहीं मिस्टर रामाराव, आपको भला कौन नहीं जानता। फरमाइए, कैसे याद फरमाया? आपको ये खुशखबरी सुनाने को कि रसवंती हमारे हाथ लग गई है। क्या वाकई? लेकिन अफसोस इस बात का है कि असली पारस को आप ले उड़े। ये आप क्या कह रही हैं? हमारी इतलात गलत नहीं हो सकती। वैसे आप एतराफ कर लें, बात आई गई हो जाएगी। मैं कसम खाकर कहता हूं कि हमने पारस को अगवा नहीं किया है। मैंने चीफ से कहा, अब मैं इसके दिमाग में जा रही हूं, आप रिसीवर रख दें। चीफ ने कहा, आपने अगवा किया है या नहीं, अब यह हकीकत मालूम हो जाएगी। श्रीमती देवी आपके दिमाग में पहुंच रही हैं। और मैं पहुंच गया। थोड़ी देर तक उससे बातें करता रहा। रसवंती की हैसियत से धमकियां देता रहा कि वह अपने जुर्म का इतराफ कर ले और पारस को मेरे हवाले कर दे। वो कस्में खा रहा था। मैंने कहा, जरा खामोश रहो, मैं अभी तुम्हारे दिमाग के तय खाने में उतरकर हकीकत मालूम कर लेती हूँ। वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, उल्लू के पट्टे, तुम दुनिया वालों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन टेलीपैथी जानने वाली रसवंती को नहीं बना सकते। मैं तुम्हारे दिमाग की गहराइयों में उतरकर तुम्हारे जुर्म को पा चुकी हूँ। पारस को तुम्हारे आदमियों ने अगवा किया है। फिलहाल तुम्हें कुछ पता नहीं है कि उसे कहाँ रखा गया है। मैं अभी तुमसे निमट लूंगी। मैंने चीफ ऑफिसर के दिमाग में पहुंचकर उसे बताया, मैंने इसका दिमाग पढ़ लिया है। इसके आदमियों ने मेरे बेटे को अगवा किया है। उसे कहाँ छुपाया है ये बॉस को भी नहीं मालूम है, लेकिन वो इस अगवा का कभी एतराफ नहीं करेगा। आप लोगों से इनके बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं और वो ताल्लुकात भी कायम रखना चाहते हैं और पारस के जरिए मुझे भी हासिल करना चाहती हैं। चीफ ने इस बात में सर हिलाकर कहा, मैं समझ रहा हूँ। मुझे भी शुबा था कि रेड पावर का बॉस यहाँ दोहरी चालें चल रहा है, हमें भी खुश रखने की कोशिश कर रहा है और आपको भी हासिल करना चाहता है। बहरहाल मैं इनके खिलाफ जरूरी इकदाम कर रहा हूँ। वो ट्रांसमीटर के जरिए अपने आला हुकाम से राब्ता कायम करने लगा। वो कहना चाहता था कि रेड पावर की तंजीम के जितने दफातर भारत और नेपाल में हैं, सब पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने पारस को अगवा किया है और अपने इस जुर्म को छुपा रही हैं। पारस के जरिए रसवंती को ब्लैकमेल करना चाहती हैं। मैं उसके दिमाग से निकल आया। एक फर्जी रसवंती के जरिए जितनी हेरा फेरी करनी थी वो मैं कर चुका था। असली पारस के अगवा का इल्जाम रेड पावर के बॉस के सर थोपा जा चुका था। वो आपस में लड़ने वाले थे। इतनी देर में रसवंती और सोनिया मुख्तलिफ चेकिंग के मराहिल से गुजर चुकी थी और तैयारे में पहुंच गई थी। उनके हाथों में जो अटैचियां थी वो भी तब्दील हो चुकी थी और उन अटैची में उनके पास एक एक पारस मौजूद था। दोनों सिलेंडर और गैस मास्क के जरिए जिंदा और बखैरियत थे। रसवंती ने मेरे दिमाग में पहुंचकर कहा, फरहाद, ये तकदीर मेरी ममता को किस तरह आजमा रही है। देखो, ये अटैची मेरे पास रखी हुई है, मेरी गोद में रखी हुई है, लेकिन मैं अपने बच्चे को निकालकर सीने से नहीं लगा सकती। वो अंदर ना जाने के साल में है। सब्र करो, तहम्मुल से काम लो। अगर जरा भी ममता के जज्बे से बेकाबू होकर अटैची खोलूंगी तो त्यारे के अंदर और बाहर यह खबर फैल जाएगी कि अटैची के अंदर बच्चे को लाया गया है। इसके बाद जानती हो क्या होगा? उसने चुपचाप सर को झुका लिया। मैंने कहा, तुम्हारे बैंकॉक पहुंचने से पहले यह खबर वहां पहुंच जाएगी। फिर भारत की सीक्रेट सर्विस वाले, थाईलैंड के इंटेलिजेंस वाले और दूसरी तमाम खतरनाक तंजीमों वाले तुम्हारे अतराफ घेरा डालेंगे। वहां भी नई मुसीबतें पैदा होंगी, लिहाजा तहम्मुल से काम लो। बाजुकात माँ की ममता अपने बच्चों के लिए हलाकत का सबब बन जाती है। इस वक्त तुम्हारी ममता तुम्हारे बच्चों की दुश्मन है। ऐसी ममता को कुचल डालो। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारा हुक्म कभी नहीं टाल सकती। तुम्हारी नाफरमानी करने वाली रसवंती मर चुकी है। तुम ममता को कुचलने के लिए कह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को भी फना कर सकती हूँ। अब तुम्हारा ध्यान बटाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि तुम उस फर्जी रसवंती के दिमाग में पहुंच जाओ। मुझे दूसरी जगह भी जाना है। मेरी जरूरत हो तो बुला लेना।
वो फर्जी रसवंती के दिमाग को पढ़ने लगी। मैंने उसे बताया कि अब तक उसकी गैर मौजूदगी में मैंने रसवंती बनकर चीफ ऑफिसर, मास्टर और रेड पावर के बॉस से किस किस्म की गुफ्तगू की है, लिहाजा वो उस फर्जी रसवंती को अपना रोल अदा करने के लिए जो भी इकदामात करे तो मेरी तमाम हेरा फेरी को मद्देनजर रखे। कोई दुश्वारी हो तो मुझसे और सोनिया से मशवरा लेती रहे। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। क्रिस्टोफर मिकी के किचन में पहुंचकर अपने लिए 2 अंडे उबाले, चाय तैयार की, फिर हल्का सा नाश्ता करने लगा। मैं इस दौरान में मरजाना के पास पहुंचा हुआ था। वह बिल्बा के साथ यूनान के मशरकी साहिल पर पहुंच गई थी। जिमी फाउंडर के गोरीले उन्हें बखैरियत ले आए थे। इस वक्त वो जिमी से बातें कर रही थी। वो पूछ रहा था, क्या मिस्टर फरहाद ने कभी आपसे दिमागी राब्ता कायम नहीं किया? वह इनकार में सर हिलाकर बोली, कभी नहीं। फरहाद जब भी मुझसे दूर था और जब जजीरे में मेरे नजदीक था तब भी मैंने उसे ख्याल ख्वानी करते नहीं देखा। वो कभी मुझसे कोई राज नहीं छुपाता है, और ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि मैं उसके उन साथियों में से हूं जिन पर वो अंधा एतमाद करता है। बेशक आपसे वो कोई बात नहीं छुपा सकते। अगर ख्याल ख्वानी करने के काबिल होते तो यकीनन आपसे दिमागी राब्ता कायम करते। मैंने चंद घंटे पहले फरहाद साहब से मुलाकात की है। वो ख्याल ख्वानी से माजूरी जाहिर कर रही है। अच्छा ये बताएं, मादाम रसवंती ने आपसे राब्ता कायम किया था? मरजाना कोई नादान बच्ची नहीं थी। उसने बेहतरीन एक्टिंग की। नागवारी जाहिर करते हुए बोली, उसका नाम मेरे सामने मत लो। वो पहले भी हमारी दुश्मन थी, आज भी दुश्मन है। दुश्मन ना होती तो फरहाद उसे कभी तलाक ना देता। जिमी ने परेशान होकर कहा, समझ में नहीं आता वो कौन है जो मुझसे दिमागी राब्ता कायम करता रहा। हमारे आला हुक्काम ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई तीसरा शख्स भी ख्याल ख्वानी के काबिल है, और वो अपने आप को फरहाद बनाकर पेश कर रहा है। वो कहते हैं ये सब मादाम रसवंती की चालनी है। वो अब तक फरहाद बनकर बोलती रही हैं। मरजाना ने कहा, फरहाद बनकर वो मुझे भी धोखा दे सकती थी। फिर उसने मुझसे दिमागी राब्ता कायम क्यों नहीं किया? शायद इसलिए कि वो आपकी नफरत को समझती है। शायद इसलिए कि आपसे दिमागी राब्ता कायम करके वो कोई फायदा हासिल नहीं कर सकती थी। उसकी बात खत्म होते ही ट्रांसमीटर से इशारा मौसूल हुआ। उसने ट्रांसमीटर को ऑपरेट किया। दूसरी तरफ से पता चला कि इजरायली सीक्रेट सर्विस का चीफ ऑफिसर बातें कर रहा है। उसने कोड वर्ड्स के जरिए अपनी शनाख्त कराई, फिर कहा, मैं अटेंड कर रहा हूं, फरमाइए। अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि रसवंती नेपाल में टेलीपैथी का मुजाहरा कर रही है। वह भारतीय फौज की हिरासत में है। मिस्टर जिमी, इन हालात में तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। फरमाइए, मैं हाजिर हूं। आप क्या चाहती हैं? रसवंती अपने बच्चों के मामलात में उलझी हुई है। उसके असली पारस को किसी ने अगवा किया है। शुबा रेड पावर के बॉस पर है। बहरहाल वो जब तक वहां उलझी रहे उस वक्त तक मिस्टर फरहाद और आला बीबी को हर सूरत में ब्लैक शैडो से छीन लिया जाए, हमारे यहाँ पहुंचाया जाए। ऐसा ना हो कि रसवंती फरहाद से इंतकाम लेने के लिए उसे नुकसान पहुंचाए। आप इत्मीनान रखें। मेरे तजुर्बाकार मातियत उस बंगले के अतराफ मौजूद हैं जहां मिस्टर फरहाद अली तैमूर और आला बीबी को रखा गया है। हम उस बंगले पर जबरदस्त हमला करके उन्हें वहां से निकाल लाएंगे। राब्ता खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद ही उसके मातियत ने आकर कहा, सर वो तो उस बंगले को खाली कर चुकी हैं। जिमी ने चौंक कर पूछा, क्या बकते हो? मैं सच कह रहा हूं। वो अब से 3 घंटे पहले ही पेरिस के लिए रवाना हो गए थे। हम धोखा खा गए। उस बंगले में एक बंद गाड़ी आती जाती थी। हम समझ रहे थे फरहाद साहब और मादाम आला बीबी के लिए मुसल्ला गार्ड्स की ड्यूटी बदली जा रही है, लेकिन उस बंद गाड़ी में उन दोनों को ले जाया गया था। हमने यहाँ के फ्लाइंग क्लब में मालूम किया तो पता चला 3 घंटे पहले उनका हेलीकॉप्टर यहाँ से रवाना हुआ है। हेलीकॉप्टर में जाने वालों की जो फहरिस्त फ्लाइंग क्लब में मौजूद है उसमें फरहाद अली तैमूर और आला बीबी का नाम लिखा हुआ है। जिमी ने पलटकर दीवार पर जोर से घूंसा मारते हुए कहा, वो मुझसे बचकर कहाँ जा सकते हैं? मैं ब्लैक शैडो की गर्दन तोड़ कर रख दूंगा और फरहाद साहब को जरूर वापस लाऊंगा। मरजाना ने कहा, हम अभी पेरिस जाएंगे। मिस्टर जिमी, फौरन फ्लाइंग क्लब से राब्ता कायम करो। मैंने मरजाना के दिमाग में चुपके से कहा, मैं रसवंती बोल रही हूँ। सोनिया मेरे पास मौजूद है। मैं तुम्हारी एक एक बात उसे बताती जा रही हूँ। वो तुम्हारी जहानत से बहुत खुश है। उसका मशवरा है कि किसी तरह जिमी को दोस्त बनाकर पेरिस ले आओ। वहां हम उससे निमट लेंगे। क्या तुम और सोनिया पेरिस वापस आ गई हो? अल्लाह ताला का करम शामिल हाल रहा तो आधी रात के बाद पेरिस जरूर पहुंच जाएंगे। उसे समझाने के बाद मैं आला बीबी के पास पहुंचना चाहता था। रसवंती ने कहा, फरहाद जल्दी आओ जल्दी, अटैची अंदर से हिल रही है। हाय मेरा बच्चा। मैंने फौरन ही ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई।
रसवंती के दिमाग में पहुंचा तो देखा सोनिया अटैची उठाकर तेजी से चलती हुई टॉयलेट की तरफ जा रही थी। रसवंती दूसरी अटैची उठाकर जाना चाहती थी। मैंने कहा, रुक जाओ, कोई हमाकत न करना। जिस अटैची के अंदर बच्चा हिल रहा है उसे सोनिया ले गई है। उसकी मौजूदगी में तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। नहीं फरहाद, मेरा दिल नहीं मान रहा। पता नहीं कौन सा पारस कौन सी अटैची में है। बहरहाल पारस जो भी है, दोनों ही मेरे लखते जिगर हैं। मेरी दो आंखें हैं। अगर किसी को कुछ हो गया तो मैं सब्र नहीं कर सकूंगी, सारा राज फाश हो जाएगा। मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो तो अपने आप पर काबू रखो। मैं अभी सोनिया के पास से आ रहा हूं। सोनिया टॉयलेट में पहुंच गई थी। दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद अटैची खोलकर उसने देखा। आह, वो मेरा पारस था, मेरा अपना खून। रसवंती के पास जो अटैची था उसमें अली तैमूर था। मेरे पारस के मुंह पर गैस मास्क था और सिलेंडर भी मौजूद था, लेकिन बदकिस्मती कि सिलेंडर की नलकी जो गैस मास्क से मुंसलिक होती है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पहुंचाती है, वो अपनी जगह से हट गई थी। यकीनन अटैची को उठाने, रखने और चलने के दौरान कहीं ऐसा झटका पहुंचा था कि वो नलकी अपनी जगह न रह सकी। या तो वो नलकी कमजोर थी या झटका खाते ही टूट गई थी। सोनिया ने फौरन ही गैस मास्क पारस के चेहरे से हटाकर उसे दोनों हाथों में उठा लिया था। अगर अभी मैं रसवंती को ये बता दूं कि मैं टॉयलेट के अंदर क्या देखकर आ रहा हूं, तो वो तैयारे के अंदर चीख पड़ेगी, धाड़े मारकर रोना शुरू कर देगी। फिर नतीजा जाहिर है, उस त्यारे में इज्जत अली के आदमी उनकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, तो दुश्मन भी जरूर होंगे। और अगर ना भी हुए तो ये बात मुसाफिरों के जरिए बैंकॉक के एयरपोर्ट में फैलेगी। वहां एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मुसाफिर थे। हम टेलीपैथी के जरिए या किसी और जरिए कितने मुसाफिरों की जुबानें बंद कर सकते थे। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। इज्जत अली की प्लानिंग, सोनिया की जहानत, मेरी और रसवंती की टेलीपैथी ने बड़े कमालात दिखाए थे। बड़ी कामयाबी से हम नेपाल और भारत की सरहद से निकल आए थे। ऐसे ही वक्त तकदीर मजाक उड़ाती है। हाँ, मजाक उड़ाती और कहती है, और कोई तदबीर हो तो उसे भी आजमा लो, मेरा नाम तकदीर है। मैं हजारहा तदाबीर की रुकावटों को तोड़कर हमेशा अपनी मनमानी करती हूँ। यकबारगी सोनिया ने एक फलक शगाफ चीख मारी, रसवंती! तैयारे में जैसे जलजला आ गया। तमाम मुसाफिर चौंक कर अपनी अपनी जगह से उठकर बाथरूम की तरफ देखने लगे। एयर होस्टेस, स्टीवर्ड वगैरह दौड़ते हुए उधर जाने लगे, फिर रुक गए, क्योंकि तैयारे के एक हिस्से से रसवंती की फलक शगाफ चीख सुनाई दी, मैं आ रही हूं, मेरा बच्चा। सोनिया ने टॉयलेट के अंदर पहुंचते ही अटैची को खोलकर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। पारस के मुंह पर गैस मास्क मौजूद था। गैस सिलेंडर भी था, लेकिन उसकी नलकी अपनी जगह से हट गई थी। वह माँ का दूध पाकर एक ही दिन में बड़ी हद तक सेहतमंद हो चला था। उस बीमार बच्चे के चेहरे पर ताजगी आ गई थी। वही बच्चा अब जानकनी की कैफियत में था। अब तब में उसका दम निकल नहीं वाला था। सोनिया ने फौरन उसके मुंह पर से गैस मास्क हटाकर उसे दोनों हाथों से उठा लिया। फिर उसके मुंह पर मुंह रखकर जोर जोर से फूंके मारने लगी। उसके फेफड़ों तक अपनी सांसें पहुंचाने लगी। मैंने जिंदगी में पहली बार सोनिया को इस कदर परेशान देखा था। वो पारस के साथ अपनी जान भी जाती हुई महसूस कर रही थी, और महसूस क्यों ना करती। वो उसे अपना बच्चा, अपने जिगर का टुकड़ा समझती थी। जितनी मोहब्बत मुझसे करती थी उतनी ही मेरे बेटे से करती थी। फिर भला वो परेशान क्यों ना होती। कभी वो उसके मुंह से मुंह मिलाकर फूंके मार रही थी और कभी उसकी दोनों टांगों को पकड़कर उल्टा लटकाकर उसकी कमर पर थपकी मारती थी। फिर उसे सीधा करके फूंके मारने लगती थी। उसके दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। एक तो बच्चे की जिंदगी खतरे में थी, बचने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। दूसरे, ये राज फाश होने वाला था कि दो औरतें दो अटैची केसों में दो बच्चे स्मगल कर रही हैं। ये सोनिया बला की हाजिर दिमाग औरत थी। वो बुखलाए बगैर पूरी तरह हवास में रहकर उसे सांसें पहुंचाने की भरपूर कोशिशें करती रही थी। आखिर वो कामयाब हो गई। पारस नॉर्मल तरीके से सांस लेने लगा। वो खुशी से खिल गई। अब उसे फैसला करना था कि क्या करे। बच्चे को जिंदगी मिल गई थी, उसे ममता की जरूरत थी, उसे माँ के दूध की जरूरत थी। दोबारा अटैची में बंद करना सरासर हमाकत होती। यह तजुर्बा हो चुका था कि किसी भी वजह से नलकी हट सकती है। अब राज फाश करना लाजमी था। बच्चे को दूध पिलाना निहायत जरूरी था। लिहाजा उसने टॉयलेट का दरवाजा खोलते ही एक जोर की चीख मारी, रसवंती! वो मुसर्रत भरी चीख थी, क्योंकि पारस को नई जिंदगी मिली थी। लेकिन रसवंती के दिल में पहले से अंदेशे घर कर रहे थे, इसलिए सोनिया की चीख एक धमाका लगी। तैयारे में जैसे जलजला सा आ गया। तमाम मुसाफिर अपनी सीटों पर से उठकर सर घुमाकर टॉयलेट की तरफ देखने लगे। हॉस्टेस और स्टीवर्ड वगैरह उधर दौड़ते हुए जाने लगे।
फिर उनके कदम रुक गए। त्यारे के एक हिस्से से रसवंती की चीख सुनाई दी, मैं आ रही हूं, मेरा बच्चा। अजब तमाशा देखने में आया। उस त्यारे में किसी बच्चे को ले जाने की इजाजत नहीं थी। एयरपोर्ट पर सख्त पहरा था। इसके बावजूद उन्होंने सोनिया की गोद में बच्चा देखा। एक स्टीवर्ड ने फौरन आगे बढ़कर पूछा, ये बच्चा कहाँ से आया? सोनिया ने बच्चे को थपकते हुए कहा, अल्लाह की देन है। एक एयर होस्टेस ने पूछा, लेकिन ये बच्चा तो पहले यहाँ नहीं था। जो पहले दुनिया में नहीं होता वो पैदा होता है। ये बच्चा भी अभी इस दुनिया में आया है। तैयारे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब हैरत ज़दा होकर मुंह खोलकर उसे तकने लगे। रसवंती ने आकर पारस को ले लिया था। सोनिया कह रही थी, ये बखैरियत है, अब इसे खुराक की जरूरत है। पहले तो वो सब हैरानी से सोनिया को देख रहे थे, क्योंकि उसने टॉयलेट में बच्चा पैदा होने वाली बात की थी। लिहाजा वो यकीन करना चाहते थे कि बच्चे की माँ वही है या नहीं। इतने में रसवंती ने आकर उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। गोया एक ने बच्चा पैदा होने की खबर सुनाई, दूसरी ने आकर उसे दूध पिलाया। एयर होस्टेस और स्टीवर्ड मुसाफिरों से दरख्वास्त कर रहे थे कि वो अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। अभी मामला समझ में आ जाएगा। तैयारों के मुसाफिर सड़क छाप नहीं थे, मुहज्जब थे, इसलिए अपनी अपनी जगह बैठने लगे, लेकिन उधर पलट पलट कर देख रहे थे। एक एयर होस्टेस रसवंती से कह रही थी, मादाम आप यहाँ से उठ जाएं, हमारे साथ स्टीवर्ड रूम में चलें। ये बच्चा 1.5-2 साल का है, आप झूठ बोलती हैं। उस वक्त तक सोनिया तेजी से चलते हुए अपनी सीट के पास आ चुकी थी। अभी उनकी एक हैरानी दूर नहीं हुई थी कि लोगों ने देखा दूसरे अटैची से दूसरा बच्चा बरामद हो रहा था। वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। दूसरे बच्चे के गैस सिलेंडर की नलकी भी किसी वजह से हट सकती थी। जब एक बच्चे के सिलसिले में इंकशाफ हो ही गया था तो दूसरे को अटैची में क्यों रखा जाता। लिहाजा उसने बच्चे को निकाल लिया। मुसाफिर औरतें हैरत से मगर हौले से चीख पड़ी, ओ गॉड, दूसरा भी है। किसी जिंदा दिल ने कहा, बच्ची अटैची से पैदा हो रही हैं। एक मुसाफिर ने अपनी शरीक हयात से कहा, तुम ख्वामखा इतने बरस मज़ारों पर जाती रही, अटैची के पास जाकर मन्नत मान लो, गोद भर जाएगी। 2 स्टीवर्ड तेजी से चलते हुए सोनिया के पास आए। एक ने कहा, अब हम सारी बातें समझ गए हैं, क्या आप अब मादाम रसवंती हैं? सोनिया ने स्टीवर्ड रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, मादाम वहां हॉस्टेस वगैरह के साथ हैं। जरा फासले पर खड़ी हुई एक मुसाफिर खातून ने हैरानी से कहा, माई गुडनेस, ये वही बच्चे हैं जिन्हें रोकने के लिए दूसरी माओं पर गैर कानूनी पाबंदियां लगाई गई। कोई मां नेपाल से ना तो बाहर जा सकती थी और ना ही कोई बच्चे वाली औरत नेपाल में दाखिल हो सकती थी। दुनिया भर के सख्त पहरे लगाए गए। तुम औरतों ने तो कमाल कर दिया, इतने पहरे के बावजूद इन्हें यहाँ ले आई। एक स्टीवर्ड ने झुंझलाकर कहा, मादाम हम नहीं जानते आप कौन हैं। मादाम रसवंती की हम इज्जत करते हैं, लेकिन ये गैर कानूनी हरकत है। कान खोलकर सुन लें, प्रवास के दौरान ये बच्चे आप दोनों के पास रहेंगे, लेकिन बैंकॉक पहुंचते ही हम इन्हें अपनी तहवील में ले लेंगे। सोनिया ने बड़े इत्मीनान से फरजीद पारस को थपकते हुए कहा, अभी तो दिल्ली दूर है। यही कहावत बैंकॉक के सिलसिले में भी सादिक आती है। पायलट कैबिन में भी यह खबर पहुंच गई। वहां से फर्स्ट ऑफिसर निकल कर आया। आते ही उसने पूछा, क्या वाकई वो दोनों बच्चे लाए गए हैं? फिर वो चौंक कर सोनिया की तरफ देखने लगा। उसकी गोद में पारस रो रहा था। उसने करीब आकर पूछा, ये कहाँ से आया? सोनिया ने उसे थपकते हुए कहा, ये रो रहा है, इसे चुप कराने के बाद जवाब दूंगी। ये कहते ही वो पारस को लेकर स्टीवर्ड कैबिन की तरफ जाने लगी। उसी वक्त रसवंती तेजी से बाहर आई। उसने फर्जी पारस को रोते हुए सुन लिया था, इसलिए बेचैन होकर बाहर निकल आई थी। उसके पीछे हॉस्टेस कह रही थी, मादाम आप हमारे साथ रहेंगी, यहां से नहीं जा सकती। रसवंती ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अपने पारस को सोनिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम इसे संभाल लो, मैं इसे चुप कराती हूँ। उसने पारस को सोनिया के हवाले किया। अली तैमूर को लेकर सीने से लगाया और स्टीवर्ड रूम की तरफ जाने लगी। उसी जिंदा दिल शख्स ने कहा, भाई एक ने पटारे से बच्चे निकालने का ठेका लिया है, दूसरी ने उन्हें पालने का। उसकी बात पर कितने ही मुसाफिर कह के लगाने लगे। फर्स्ट ऑफिसर ने स्टीवर्ड रूम की तरफ बढ़ते हुए पूछा, ये दूसरी औरत कौन है जो बच्चे को ले गई है? एक हॉस्टेस ने कहा, वो मादाम रसवंती हैं। फर्स्ट ऑफिसर चलते चलते एकदम से छिटक गया। उसने पलटकर हॉस्टेस को बेयकीनी से देखा, फिर सोनिया की तरफ उंगली उठाते हुए पूछा, तुम कौन हो? पटारे से बच्चे निकालने वाली। ये बात सोनिया ने इतनी सादगी से कही कि तमाम मुसाफिर कह के लगाने लगे। वो बोली, अभी एक साहिब ने मेरा तारुफ इसी अंदाज में कराया था, वैसे मेरा नाम आना मीरिया है। वो फिर चौंक कर उसे देखने लगा। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, यकीनन आपने मेरा नाम सुना होगा। खुश्की के रास्तों पर, बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर जहां जहां पुलिस, इंटेलिजेंस और कस्टम के लोग होते हैं, वो एना मीडिया का नाम जानते हैं।
फर्स्ट ऑफिसर ने उसका नाम सुनते ही आगे बढ़कर अटैची को देखा, जिसमें से अभी सोनिया ने अली तैमूर का निकाला था। उसने गैस सिलेंडर को हाथ में लेकर तायद में सर हिलाते हुए कहा, वाकई तुम एना मीरिया हो, ये तुम्हारा ही काम है। तुम इतनी पाबंदियों के बावजूद एक नहीं 2 बच्चों को यहाँ ले आई। कमाल है। आखिर तुम क्या बला हो? सोनिया ने आजिज़ी से कहा, मैं जो कुछ भी हूं आपसे ताउन की दरख्वास्त करती हूँ। वट नॉनसेंस, मैं और तुमसे ताउन करूंगा? क्या तुम मुझे मुजरिमों का, स्मगलरों का साथी समझती हो? क्या कातिलों और साजिश करने वालों से छुपना, पनाह लेना और मासूम बच्चों को पनाह दिलाना जुर्म है? मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। मेरे त्यारे में 2 बच्चे गैर कानूनी तौर पर लाए गए हैं, लिहाजा मैं बैंकॉक पहुंचते ही उन्हें कानून के हवाले करूंगा। उनकी बातों के दौरान मैं स्टीवर्ड और हॉस्टेस के दिमागों में घूमता रहा। उनके जरिए पायलट के दिमाग में पहुंच गया, क्योंकि उन्होंने स्टीवर्ड रूम से पायलट और इंजीनियर को भी इन हालात से आगाह कर दिया था। उधर सोनिया कह रही थी, ऑफिसर, मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, इन बच्चों को भूल जाइए, वरना मेरा नाम एना मीरिया है। बैंकॉक पहुंचकर आपके फरिश्ते भी इन बच्चों को कानून के हवाले नहीं कर सकेंगे। वो उसकी तरफ से पलट गई। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए त्यारे के उस सिरे पर गई जहां एक दरवाजा था। उसके दूसरी तरफ पायलट कैबिन था। उसने दरवाजे के पास खड़े होकर पारस को दोनों हाथों में बुलंद करते हुए कहा, मेरी बहनों और भाइयों, ये फरहाद अली तैमूर का बेटा है। वो फरहाद अली तैमूर जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं रहा। वो अपनी जात में एक कानून है। वो कानून की नफी नहीं करता, लेकिन उसकी जान खतरे में पड़ती है। ये उसके चाहने वाले दुश्मनों में घिर जाती हैं और हर तरफ से उन्हें परेशान किया जाता है। साजिशों के जाल बिछाए जाती हैं, और जब कानून बेबस हो जाता है तो वो जो अपनी जात में कानून है, ऐसा कानून इस्तेमाल करता है, जैसा कि हमने अभी कानून इस्तेमाल किया। जैसा कि हमने देखा, कानून के मुहाफिज खतरनाक तंजीमों और बड़े बड़े मुल्कों के जेर असर हैं और 2 मासूम बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते। उन्हें दुश्मनों के हवाले करना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने पाबंदियां आयद कर दी थी। माँ से उसकी ममता छीन रहे हैं, बाप से उसकी औलाद को जुदा करके बच्चों के जरिए ब्लैकमेल करना चाहती हैं। तो फिर वो कानून कहाँ रहा? कानून तो ये है कि हमने इन मासूम बच्चों की हिफाजत की और इन्हें बाहिफाजत यहाँ ले आए। क्या हमने गलत किया? मैं सबसे पहले अपनी उन बहनों से पूछती हूँ जो अपने बच्चों से मोहब्बत करती हैं, या जिनके नन्हे नन्हे मासूम भाई और बहनें हैं। क्या हमने कोई जुर्म किया है? उसकी बातें सुनकर मुसाफिर आपस में सरगोशियां करने लगे। फर्स्ट ऑफिसर और स्टीवर्ड कुछ कहने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि रुक गए। त्यारे के दूसरे सिरे से जहां स्टीवर्ड रूम था, वहां से रसवंती की आवाज सुनाई दी। सबने पलट कर देखा। वली तैमूर को दोनों हाथों में बुलंद के कह रही थी, मेरी बहनों और भाइयों, मैं रसवंती हूँ। ये मेरा और फरहाद अली तैमूर का बेटा पारस है। ये दुनिया का वाहिद बच्चा है जो पैदा होने वालों से दुश्मनों की नजर में अब तक धूल झोंकता आ रहा है। ये दुश्मनों के लिए एक चैलेंज है, लेकिन इसकी माँ तुम्हारे सामने घुटने टेक कर आजिज़ी से इल्तिजा करती है। उसने फर्श पर घुटने टेक दिए। फर्जी पारस को उसी तरह हाथों में बुलंद रखा, फिर कहा, ऐ दुनिया को जन्म देने वाली माओ, बहनों और बेटियों, भाइयों और बुजुर्गों, मेरे दोनों मासूम बच्चों को बचा लो। इनकी जिंदगी तुम सबके हाथों में है। तुम सब इनकी हिफाजत के लिए एक आवाज हो जाओगे तो कानून हमारे सामने बेबस हो जाएगा। कानून हम बनाते हैं, हम बदलते हैं और उसकी अच्छाई के लिए बदलती हैं। और अच्छाई ये है कि हम अपनी दुनिया की मासूम कलियों को, शगुफ्ता फूलों को अपने दूध से सींचें, अपनी ममता से परवान चढ़ाएं और इंसानियत का तकाजा पूरा करते हुए इनकी भरपूर हिफाजत करें। एक बूढ़ी खातून ने अपनी जगह से उठकर कहा, हम इन बच्चों की जरूर हिफाजत करेंगे। एक नौजवान औरत ने उठकर कहा, ये मासूम बच्ची हैं, स्मगलिंग का माल नहीं है। एक शख्स ने उठकर कहा, एक माँ अपने बच्चों को ले जा रही है, पराए बच्चों को अगवा नहीं कर रही है। ये माँ है, मुजरिम नहीं है। एक बूढ़े ने उठकर कहा, कानून सिर्फ मुजरिमों को पकड़ने और सजा देने के लिए नहीं होता, मजलूमों की हिफाजत करने के लिए भी होता है। फिर तो कितने ही मुसाफिर बारी बारी उठकर अपनी राय पेश करने लगे। सबकी आरा दोनों बच्चों की हमायत में थी। फर्स्ट ऑफिसर ने परेशान होकर कहा, प्लीज खामोश रहिए, अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। सब बैठने लगे। उसने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी ड्यूटी के दौरान में कोई ऐसा काम करूं जो मेरी एयरलाइन के असूल और ज़वाबित के खिलाफ हो? एक ने चीख कर कहा, हम कुछ नहीं जानते, सिर्फ इन बच्चों की हिफाजत करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, मैं यही बात समझा रहा हूँ। मेरा फर्ज है कि मैं त्यारे के एक एक मुसाफिर की हिफाजत करूं और उन्हें बखैरियत उनकी मंजिल तक पहुंचा दूं। जब ये 2 बच्चे मेरे त्यारे में आ चुके हैं तो मैं इनका दुश्मन नहीं हूं। मैं इन्हें सजा नहीं दे रहा हूं। बैंकॉक पहुंचने तक ये मेरे त्यारे के 2 नन्हे मुसाफिर हैं। इनकी हिफाजत मेरा फर्ज है।
बैंकॉक पहुंचते ही मैं इन्हें कानून के हवाले कर दूंगा ताकि दुश्मन और साजिश करने वाले इनके खिलाफ कोई कदम न उठा सकें। सोनिया ने कहा, तुम हमसे ज्यादा इनके दुश्मनों को और साजिश करने वालों को नहीं जानते। रसवंती ने चीख कर कहा, नहीं, ये अफसर जानता है। इसने खटमंडू के एयरपोर्ट पर अपनी आंखों से देखा है कि कानून किस कदर बेबस था। वहां तमाम लोग इन बच्चों के खिलाफ इकदामात कर रहे थे, पाबंदियां आयद कर रहे थे। इस ऑफिसर ने क्या कर लिया? यह बैंकॉक पहुंचकर कानून वहां भी बेबस होगा तो ये क्या कर लेगा? क्या इन बच्चों को दुश्मनों के हत्थे चढ़ने से रोक सकेगा? ऑफिसर ने झुंझलाकर कहा, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करना जानता हूं। मेरा काम इस त्यारे को बाहिफाजत बैंकॉक तक पहुंचाना है और मुसाफिरों को भी बखैरियत उनकी मंजिल तक पहुंचाकर अपने फर्ज से सुबकदोश होना है। इन मुसाफिरों में ये 2 बच्चे भी शामिल हैं। मंजिल पर पहुंचने के बाद कौन दुश्मनों के हत्थे चढ़ता है, कौन दोस्तों के गले लगता है, ये हम नहीं जानते। ये हमारी ड्यूटी नहीं कि हम किसी को दोस्तों के गले लगाएं या किसी को दुश्मनों के हत्थे चढ़ा दें। मैं एक बात जानता हूं, सिर्फ एक बात, और वो ये कि बैंकॉक पहुंचने तक बच्चे मेरी हिफाजत में रहेंगे। इसके बाद कानून फैसला करेगा। सोनिया ने कहा, अगर तुम अपनी जिम्मेदारी की बात करते हो तो फिर हम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। जो हाथ इन बच्चों को कई मुल्कों के सीक्रेट एजेंटों, सुराग रसानों, फौजी जवानों और सख्त पैरों से निकाल कर यहाँ तक ला सकते हैं, वो यहाँ से अपनी मंजिल तक भी पहुंचा सकती हैं। तुम देखोगे कि इस त्यारे के बैंकॉक पहुंचने से पहले क्या क़यामत आती है। सोनिया चैलेंज कर रही थी। इस दौरान मैं उसके पास नहीं था। ये सारी बातें मुझे बाद में मालूम हुई। मैं तो पायलट के पास पहुंचा हुआ था। मेरा इरादा था कि उसे ट्रैप करूं, उसके दिमाग पर काबिज होकर उसे अपनी मर्जी के मुताबिक अमल कराऊं। लेकिन जब मैंने पहली बार उसके दिमाग में पहुंचकर उसे मुखातिब किया तो उसने कहा, खुशामदीद मादाम रसवंती। मैंने हैरानी से पूछा, तुम मुझे खुशामदीद कह रहे हो जबकि मैं गैर कानूनी तरीके से अपने 2 बच्चों को यहां ले आई हूं? मादाम, सबसे पहले ये वजाहत कर दूं कि मैं इंटरपोल के चीफ ऑफिसर इज्जत अली का अनऑफिशियल यानी गैर सरकारी असिस्टेंट हूं। उनके मुझ पर बड़े एहसानात हैं। उन्होंने अपनी सरपरस्ती में मुझे एक माहिर सुराग रसां भी बना दिया है। जो मुजरिम मेरी फ्लाइट में सफर करते हैं उन्हें किस तरह पहचानना चाहिए, किस तरह उनका सुराग लगाना चाहिए और किस तरह इज्जत अली साहब तक इत्तला पहुंचाना चाहिए, मैं ये सारे काम अच्छी तरह समझ गया हूं और उनके लिए करता रहता हूं। क्या तुम्हें मालूम था कि मैं रूप बदलकर इस त्यारे में सफर करने वाली हूं? यह भी कोई पूछने की बात है। मिस्टर इज्जत अली ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। ये ताकीद की थी कि हालात मुवाफिक ना हों और आपके खिलाफ जाते हों तो मुझे आपके और मादाम सोनिया के मशवरों पर फौरन अमल करना चाहिए। मैं जानता हूं मादाम सोनिया इस वक्त ऐना मीडिया के रूप में यहाँ मौजूद हैं। इज्जत अली ने जिस तरह मेरा साथ दिया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मादाम, अभी पूरी तरह साथ कहाँ दिया है, अब हालात बिगड़ रहे हैं। हुक्म दीजिए, हमें क्या करना है? मैं बैंकॉक नहीं जाना चाहती। वहां पहुंचते ही घेर ली जाऊंगी। क्या इस त्यारे का रुख तुम किसी दूसरी तरफ मोड़ सकते हो? बेशक मोड़ सकता हूं, लेकिन किसी न किसी मुल्क के एयरपोर्ट पर उतरकर ईंधन की कमी पूरी करनी होगी। कोई हर्ज नहीं है। जब तैयारा किसी भी मुल्क के एयरपोर्ट पर उतरेगा तो मैं किसी को दरवाजा खोलने नहीं दूंगी। तुम्हारे साथ उस कैबिन में 2 स्टाफ के आदमी हैं। एक फर्स्ट ऑफिसर जो इस वक्त त्यारे में मुझसे और सोनिया से उलझ रहा है। दूसरा ये फ्लाइट इंजीनियर है। क्या ये हमारा साथ देगा? इस पर भरोसा न करें। तैयारे में एक स्टीवर्ड हमारा साथी है। मैं उसे किसी तरीके से बुलाता हूँ। आप इंजीनियर को इस कैबिन से बाहर भेज दें। स्टीवर्ड आते ही दरवाजे को अंदर से बंद कर देगा। मैं कैबिन में उसके साथ रहूंगा। यहाँ हमारा कब्जा रहेगा। इधर का दरवाजा नहीं खुलेगा। बाकी त्यारे के दूसरे दरवाजों को बंद रखना आपका काम होगा। तुम इंजीनियर से बात करो, मैं उसके दिमाग में पहुंचती हूँ। उसने फ्लाइट इंजीनियर को मुखातिब करते हुए कहा, मिस्टर जॉन, जरा मालूम तो करो त्यारे में क्या हो रहा है। हमारे त्यारे में दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियतें सफर कर रही हैं। आज रसवंती का नाम सुनकर अजीब सा लग रहा है। मैं उसे करीब से देखना चाहता हूँ। मैं जाऊंगा तो तुम तनहा रह जाओगे, लिहाजा फर्स्ट ऑफिसर को भेज रहा हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, तुम स्टीवर्ड आनंद को भेज दो। वो कैबिन से निकलने के लिए दरवाजा खोलकर बाहर आना चाहता था। रास्ते में सोनिया बच्चे को लिए खड़ी थी। वो एक तरफ हट गई। मैंने सोनिया से कहा, यह मुर्गा कैबिन के बाहर जा रहा है। अभी स्टीवर्ड आनंद कैबिन में दाखिल होगा। उसके बाद कैबिन का दरवाजा अंदर से बंद हो जाएगा। पायलट और आनंद दोनों ही हमारे आदमी हैं। उधर से हम बेफिक्र रहेंगे। बाकी त्यारे के इस हिस्से को अपने कंट्रोल में रखना हमारा काम है। मैं उसे मुख्तसर तौर पर पायलट के मुतल्लिक बता रहा था। उस वक्त तक स्टीवर्ड आनंद पायलट कैबिन में पहुंच गया था। दरवाजे को अंदर से बंद कर चुका था।
मैंने रसवंती बनकर उसे मुखातिब किया तो वो जरा चौंका। फिर नमस्ते कहने के अंदाज में दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, देवी जी, मैं आपका अकीदतमंद हूँ, फरमाइए। इस दरवाजे को अब ना खोलना, माइक के जरिए ही तासुर देना कि मैंने टेलीपैथी के जरिए तुम्हें और पायलट को ट्रैप किया हुआ है। तुम लोग अपनी मर्जी से हरकत करना चाहोगे तो तुम्हारी जानों को खतरा है। इस तरह पूरा त्यारा तबाह हो जाएगा। देवी जी, मैं अच्छी तरह समझ गया। आप जो कह रही हैं हम उस पर अमल करेंगे। मैं पायलट के दिमाग में पहुंचा। उसने पूछा, मादाम, आप किस मुल्क में जाना चाहती हैं? पहले तो किसी भी मुल्क के एयरपोर्ट पर त्यारे को उतारो, ईंधन पूरी तरह हासिल करो। इस दौरान करीबी एयरपोर्ट के कंट्रोलिंग टावर से राब्ता कायम करके यहाँ के हालात से आगाह करो। उन्हें बताओ कि तुम और स्टीवर्ड आनंद टेलीपैथी के जरिए ट्रैप किए जा चुके हो, एक कैबिन में कैद हो चुके हो, अपनी मर्जी से हरकत नहीं कर सकते। फिलहाल इस त्यारे को एयरपोर्ट के किसी रनवे पर उतारना चाहते हो। करीबी एयरपोर्ट कौन सा है? रंगून एयरपोर्ट है। ओ खुदाया, बर्मा की हुकूमत तो मेरा और फरहाद का नाम सुनकर ही भड़क जाती है। पिछले दिनों हमारी वजह से वहां इतने हंगामे हुए हैं कि शायद ही वो त्यारे को उतरने का मौका दें। फिर भी कोशिश करो। मैं सोनिया के पास आ गया ताकि त्यारे के हालात मालूम कर सकूं। अचानक ही एक शख्स अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। उसने रिवॉल्वर दिखाते हुए कहा, एना मीरी और मादाम रसवंती, मैं तुम दोनों को वार्निंग दे रहा हूं। अगर मेरे हुक्म की तामील ना की गई तो मैं बेदरेक गोली मार दूंगा। मैं फौरन उसके दिमाग में पहुंच गया। तमाम मुसाफिर रिवॉल्वर को देखकर सहम गए थे। औरतें घबरा रही थीं। एक औरत बेख्तियार चीख पड़ी थी। रिवॉल्वर वाले ने कहा, मैं मुसाफिरों का दुश्मन नहीं हूं, ना ही त्यारे अगवा करने वाला हूं। मैं एक हिंदुस्तानी हूं। मेरा ताल्लुक फौज से है। मेरे देश की जमीन से 2 बच्चे अगवा किए जा रही हैं। मादाम रसवंती गैर कानूनी तौर पर इस त्यारे में पहुंच गई हैं। मैं उन्हें कानून के हवाले करूंगा। सोनिया ने एक हाथ से पारस को संभाला, दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, नादान बच्चे, रिवॉल्वर से खेलना अच्छी बात नहीं है। लाओ, मुझे दे दो। मैं दूसरे लम्हे उसके दिमाग पर काबिज हो गया। उसने रिवॉल्वर सोनिया की तरफ उछाल दिया। सोनिया ने उसे कैच कर लिया। मैंने उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वो एकदम से गड़बड़ा गया। चौंक कर अपने खाली हाथ को देखने लगा। सोनिया ने कहा, उधर नहीं, इधर देखो। सोनिया के हाथ में रिवॉल्वर देखकर उसका रंग उड़ गया। रसवंती ने कहा, तुम बड़े देशभक्त बनते हो। ये तुम्हारी कैसी देशभक्ति है कि तुम्हारे यहाँ की एक औरत ब्याह कर दूसरे देश गई, वो अपने बच्चों की मां बनी और तुम उनके हकूक जब्त करते हो। उसी कानून और देशभक्ति कहते हो। रिवॉल्वर दिखाने से पहले क्या ये भूल गए थे कि तुम्हें टेलीपैथी के जरिए शिकार किया जा सकता है? या तुम्हें इस बात का अभी तक इल्म नहीं है कि रसवंती की टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ गई हैं? वो गुमसुम कभी रसवंती को और कभी सोनिया को देख रहा था। सोनिया ने कहा, अब अच्छे बच्चों की तरह अपनी सीट पर बैठ जाओ और आराम से सफर करते रहो। फर्स्ट ऑफिसर ने आगे बढ़ते हुए कहा, मिस एना मीरिया, दरवाजे के पास से हट जाओ। मैं पायलट कैबिन में जाना चाहता हूँ। सोनिया ने इनकार में सर हिलाकर कहा, अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। तुम सब स्टीवर्ड रूम में वक्त गुजारो। अभी पायलट कैबिन से एक अहम ऐलान होने वाला है। कैसा ऐलान? कौन करेगा ऐलान? सोनिया ने मेरी सोच के मुताबिक कहा, अब इस त्यारे का पायलट रंगून एयरपोर्ट के कंट्रोलिंग टावर से राब्ता कायम कर रहा है। वहां ये जहाज उतारा जाएगा ताकि पूरी तरह ईंधन हासिल किया जा सके। वहां से मामला तय होने के बाद उनके मुताबिक ऐलान किया जाएगा। इंतजार फरमाइए। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, मैं तुम्हें कानून का वास्ता देकर कहता हूँ, रिवॉल्वर मुझे दे दो, वरना यही समझा जाएगा त्यारे को अगवा करने की कोशिश की जा रही है। फर्स्ट ऑफिसर की बात सुनकर मुसाफिरों में खलबली मच गई। सब घबराने लगे। औरतें परेशान होकर कभी रसवंती को और कभी सोनिया को देखने लगी। सोनिया ने कहा, मैं मुसाफिरों से दरख्वास्त करती हूँ वो पुरसुकून रहें, हम उनके दुश्मन नहीं हैं। रसवंती ने कहा, मैंने और एना मीरिया ने मोहब्बतों का वास्ता दिया, इंसानियत का वास्ता दिया, 2 मासूम जानों की हिफाजत करने के लिए गिड़गिड़ा कर इल्तिजाएं की। मैंने तुम सब के आगे घुटने टेक दिए। मैं मानती हूँ हम सफर खवातीन और मर्दों ने मेरा बहुत हद तक साथ दिया, मेरी हमायत की, लेकिन यहाँ कानून की बातें करने वालों का पलड़ा भारी है। ये अपनी मनमानी करेंगे और इस त्यारे को बैंकॉक ले जाना चाहेंगे। बैंकॉक जाने का मतलब ये हुआ कि दोनों बच्चों के साथ मैं भी दुश्मनों के निर्गे में चली जाऊंगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लिहाजा ये तैयारा अब मेरी मर्जी के मुताबिक परवाज करेगा। त्यारे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सनसनी फैल गई। फर्स्ट ऑफिसर स्टीवर्ड रूम में जाकर पायलट से राब्ता कायम करना चाहता था। उसी वक्त स्पीकर के जरिए ऐलान सुनाई दिया, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हजरात, मैं स्टीवर्ड आनंद आपसे मुखातिब हूँ। दूसरे लफ्जों में यूं कहना चाहिए कि मेरी जुबान से श्रीमती रसवंती देवी बोल रही हैं। मैं और आपके त्यारे का पायलट उनकी टेलीपैथी की गिरफ्त में है।
अगर हम अपनी मर्जी से जरा भी हरकत करेंगे तो ये त्यारा तबाह हो जाएगा। ये सुनते ही दो औरतें रोने लगी। एक बूढ़े ने लरजती हुई आवाज में कहा, यह हमारी दुनिया में क्या हो रहा है? जहां देखो वहां हाईजैकिंग होती है, हमें अपनी मंजिल से भटकाया जाता है, हमें परेशान किया जाता है, हमारी जिंदगी को खतरे में डाला जाता है। सोनिया ने कहा, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, आप खामोशी से ऐलान सुनते रहें। ये मेरा वादा है कि मैं आपको और तमाम मुसाफिरों को बखैरियत उनकी मंजिल तक पहुंचाऊंगी। फिलहाल मेरे दो बच्चों की सलामती का सवाल है। स्पीकर के जरिए स्टीवर्ड आनंद कह रहा था, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, हम इस वक्त बर्मा के शहर रंगून की फिजाओं में परवाज कर रहे हैं। चंद मिनट के बाद हमारा तैयारा यहाँ उतरने वाला है। ईंधन हासिल करने के बाद हमारी परवाज फिर जारी रहेगी। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, किसी किस्म की परेशानी को दिल में जगह ना दें। हमारा फर्ज है कि हम आपको बाहिफाजत आपकी मंजिल तक पहुंचाएं और हम अपना फर्ज जरूर अदा करेंगे। हालात बनते और बिगड़ते रहते हैं, ऐसे ही हालात पर काबू पाना हमारी ड्यूटी है। हम किसी न किसी तरह अपनी ड्यूटी की तकमील जरूर करेंगे। फिलहाल आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी अपनी जगह सेफ्टी बेल्ट बांध लें, त्यारा किसी वक्त भी उतरने वाला है। आई प्रे फॉर ऑल ऑफ अस एंड विश यू गुड लक। स्पीकर खामोश हो गया। तमाम मुसाफिर अपनी अपनी सीट पर सीधी तरह बैठकर सेफ्टी बेल्ट बांधने लगे। सोनिया और रसवंती ने अपनी पहली सीटों को छोड़ दिया था क्योंकि वो दरमियान में थी। सोनिया रिवॉल्वर के जरिए और रसवंती टेलीपैथी के जरिए तमाम मुसाफिरों को, फर्स्ट ऑफिसर को और स्टीवर्ड वगैरह को अपने कंट्रोल में रखने के लिए आखिरी सीट पर चली आई। एक एक बच्चे को संभालते हुए उन्होंने सेफ्टी बेल्ट बांध लिया। उसी वक्त तैयारा रनवे पर उतरने लगा। पायलट ने कंट्रोलिंग टावर वालों को यह नहीं बताया था कि टेलीपैथी के जरिए तैयारे को अगवा किया जा रहा है। मैंने मना कर दिया था। ऐसा कहने से रंगून के एयरपोर्ट में दहशत फैल जाती। वहां के हुक्काम तैयारे को उतरने की इजाजत ही न देते। इस तरह ईंधन हासिल न होता। जिस वक्त तैयारे में ईंधन सप्लाई हो रहा था, उसी वक्त पायलट ने कंट्रोलिंग टावर वालों से राब्ता कायम करते हुए कहा, अब मैं हकीकत बयान करता हूँ। श्रीमती रसवंती देवी ने हमें टेलीपैथी के जरिए ट्रैप किया हुआ है। इस वक्त वो तैयारे में अपने दो बच्चों के साथ मौजूद हैं। नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसका इल्म यकीनन यहाँ के हुक्काम को होगा। श्रीमती रसवंती देवी यहाँ के हुक्काम से दरियाफ्त कर रही हैं क्या उनके दो बच्चों के साथ उन्हें यहाँ की हुकूमत पनाह दे सकती है। दूसरी तरफ से कहा गया, जवाब का इंतजार करें। थोड़ी देर बाद ही किसी की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, हमें अफसोस है, यहाँ पिछले दिनों मिस्टर फरहाद अली तैमूर के जरिए जो हंगामे हुए वो नाकाबिले फरामोश हैं। हमारे यहाँ बड़ी बदअमनी फैली रही, लिहाजा हम माजरत चाहते हैं। हम श्रीमती रसवंती देवी की खिदमत के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पनाह देने का मतलब ये होगा कि मुख्तलिफ खतरनाक तंजीमें हमारे यहाँ अपना अपना अड्डा बनाएंगी। यहाँ एक घुमसान की लड़ाई शुरू हो जाएगी। हमारा गैर जानिबदार मुल्क मुख्तलिफ ममालिक और खतरनाक तंजीमों की आमाजगा बनने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम रसवंती जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि वो यहाँ से चली जाएं। हम तैयारे को यहाँ से रवाना करने के लिए सिग्नल दे रहे हैं। मैंने सोनिया और रसवंती को ये बातें बताईं। सोनिया ने कहा, मैं पहले ही जानती थी, यहाँ के हुकाम हमें अपनी जमीन पर कदम रखने ही नहीं देंगे। चलो अच्छा हुआ यहाँ से दूसरी जगह चलें। रसवंती ने सोच के जरिए पूछा, लेकिन कहाँ चलें? इतनी बड़ी दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जो मैं पनाह देकर बड़े ममालिक से दुश्मनी मोल लेना चाहेगा? या बड़े ममालिक अपने यहाँ पनाह देकर अपने मुल्क को खतरनाक तंजीमों का गढ़ बना लेंगे? अगर एक पनाह देगा तो 10 हमारे पीछे पड़ जाएंगे, और जो पनाह देगा उसका अपना मुफाद होगा। वो अपने तौर पर हमें इस्तेमाल करना चाहेगा। थोड़ी देर बाद तैयारा फिर परवाज करने लगा। जब वो काफी बुलंदी पर पहुंच गया तो पायलट ने मेरी हदायत के मुताबिक ऐलान किया। स्पीकर से आवाज सुनाई देने लगी। वो कह रहा था, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, तैयारे की आखिरी 2 सीटों पर श्रीमती रसवंती देवी और मिस एना मीडिया एक एक बच्चे को लिए बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं। श्रीमती रसवंती देवी इस वक्त बिल्कुल खामोश और गुमसुम है। इसका मतलब यह है कि वो इस वक्त मेरे दिमाग में पहुंची हुई हैं और मैं उनकी मर्जी के मुताबिक ऐलान कर रहा हूं। तमाम मुसाफिरों ने अपनी जगह से सर घुमाकर रसवंती की जानिब देखा। स्पीकर से कहा जा रहा था, देवी जी और मिस्टर फरहाद अली तैमूर टेलीपैथी जानने वाली 2 ऐसी शख्सियतें हैं जिनके नाम से बड़ी बड़ी हुकूमतें लरजती हैं। कोई मुल्क उन्हें अपने यहाँ पनाह देना नहीं चाहता और उन्हें पनाह देने से इनकार करते हुए भी डरता है। दुनिया के तमाम ममालिक इन दोनों से दोस्ती करना चाहते हैं, मगर दोस्ती निभाना नहीं चाहते।
मौजूदा हालात में श्रीमती रसवंती देवी अपने 2 बच्चों के साथ जहां जाएंगी वहां उनके तरफ दुश्मनों की भीड़ लग जाएगी। लिहाजा वो ऐसी जगह जाना चाहती हैं जहां दुश्मन ना पहुंच सके। ऐसी जगह सिर्फ एक है और वो है वादी काफ। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सब गुमसुम अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। यूं लग रहा था जैसे सबने सांस रोक ली हो, किसी नई जगह का नाम सुन रहे हो और समझ रहे हो कि ये वादी काफ कहाँ है और ये तैयारा क्या वाकई ऐसी किसी जगह पहुंचने वाले है। फिर स्पीकर से आवाज सुनाई दी, वादी काफ मुमलिकत तुर्की के शुमाल में वाक़ है। यहाँ सदियों से जो कौम आबाद है वो आज भी मुहज़्ज़ब दुनिया से बिल्कुल अलग है। इसके बावजूद इस कौम का फरहाद अली तैमूर से गहरा ताल्लुक है। ये तैयारा वहीं जा रहा है। आपसे दरख्वास्त है कि सुकून से सफर जारी रखें। आप लोगों को किसी किस्म का जानी माली नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये रसवंती देवी का वादा है कि वहां उन्हें और दोनों बच्चों को बखैरियत पहुंचाने के बाद ये तैयारा आप लोगों को आपकी मंजिल तक ले जाएगा। मैंने सोनिया और रसवंती से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए टार्टर गलबा के पास जा रहा हूं, तुम दोनों होशियार रहना, मैं अभी आऊंगा। मैं गलबा के दिमाग में पहुंच गया। वो एक जगह खड़ा हुआ एक 4 दीवारी को तामीर होते देख रहा था। एक मस्जिद तामीर की जा रही थी। इस कबीले के लोगों को दीन इस्लाम की तरफ माइल किया जा रहा था। बहुत पहले ही मैंने इस सिलसिले में बाबा साहब के इदारे से रुजू किया था। शेख अल फारिस गुलाम हुसैन अल बरकी ने बहुत पहले एक तबलीगी जमात को वहां भेज दिया था। बहरहाल मैंने टार्टर गलबा को मुखातिब किया तो वो चौंक कर अपने आसपास देखने लगा। वो समझ रहा था कि सोच के जरिए उसे मुखातिब किया गया है। चूंकि बहुत अरसे के बाद उससे टेलीपैथी के जरिए राब्ता कायम हो रहा था, इसलिए वो जरा बदहवास हो गया। फिर उसने पूछा, फरहाद क्या तुम बोल रहे हो? मैं रसवंती बोल रही हूँ, शायद आप मुझे जानते हो। जरूर जानता हूँ, मेरी बेटी तुम्हारे शौहर से ब्याही जाने वाली है। सबाता यहाँ की शहजादी है, आइंदा यहाँ की मलका बन सकती है, लेकिन फरहाद के रिश्ते से तुम बड़ी मलका कहलाओगी और वो तुमसे कमतर रहेगी। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, बोलो कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं इस वक्त दुश्मनों में घिरी हूँ। अपने 2 बच्चों के साथ एक त्यारे में सफर कर रही हूँ। इस त्यारे को मैंने और सोनिया ने अगवा किया है। अब इसे आपके इलाके में ला रही हैं। मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने सुना है आपके इलाके में खुले मैदान जरूर हैं, वो अक्सर बर्फ से ढके रहती हैं। ऐसा कोई हमवार रास्ता नहीं है जहां त्यारा उतर सके? रास्ता ना हो तो बनाया जाता है। ये बताओ वो त्यारा कब तक यहाँ पहुंचेगा? एक अंदाजे के मुताबिक 8 घंटे लग जाएंगे। 8 घंटे में तो मैं नंगी तलवार से 8,000 दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटता हुआ चला जाऊंगा। ये रास्ता बनाना कौन सी बड़ी बात है? मैं मानता हूँ 8 घंटे के अंदर पुख्ता रनवे तैयार नहीं किया जा सकता, लेकिन कच्चा रास्ता इस हद तक हमवार किया जा सकता है कि तैयारा उतर सके, और ऐसा हो जाएगा। तुम इत्मीनान रखो। शुक्रिया, मैं जा रही हूँ। मेरा तैयारे में मौजूद रहना जरूरी है। हाँ जरूर जाओ, हो सके तो सबात और बिलबा से राब्ता कायम करो। उनके बारे में मुझे कुछ बताओ। आप फिक्र न करें, जिस तरह आप जाले हैं उसी तरह आपकी औलाद भी है। वो दोनों बखैरियत हैं। सबाता शायद कल तक आपके पास पहुंच जाएगी। तुम तैयारे में मसरूफ हो और वहां तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है, वरना मैं फरहाद के मुतल्लिक भी पूछता। जब दोबारा हो तो मुझे उसके मुतल्लिक जरूर बताना। इतना समझ लें कि वो भी बखैरियत है, बाकी बातें आपको बाद में बताऊंगी। मैं फिर रसवंती और सोनिया के पास पहुंच गया। वो तैयारा पूरी तरह दोनों के कंट्रोल में था। पायलट रूम में कोई जा नहीं सकता था। उधर का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। इधर रिवॉल्वर की सूरत में एक हथियार सोनिया के हाथ में था, दूसरा हथियार टेलीपैथी की सूरत में रसवंती के पास था। लिहाजा कोई उनसे टकराने की जुर्रत नहीं कर सकता था। अब तैयारे के बाहर उस वसी और इस दुनिया में क्या हो रहा था, वर्मा के हुकाम ने उस वक्त इत्मीनान का सांस लिया था जब वो तैयारा वहां से परवाज करने लगा, और जब कंट्रोलिंग टावर से बताया गया कि वो बर्मा की सरहद से बाहर जा रहा है। ये खबर तमाम एयरलाइंस और तमाम फ्लाइंग कंपनियों तक रफ्ता रफ्ता पहुंच रही थी कि एक तैयारा अगवा किया जा रहा है। वो कुछ देर पहले रंगून के एयरपोर्ट से परवाज कर चुका है। कलकत्ता के दमदम एयरपोर्ट में सिक्योरिटी फोर्स पहुंच गई थी, क्योंकि हमारे तैयारे के पायलट ने कंट्रोलिंग टावर के जरिए अपना फ्लाइंग रूट बता दिया था। बर्मा के बाद वो तैयारा चाटगाम और कलकत्ता की फिजाओं में परवाज करता हुआ दिल्ली की तरफ जाने वाला था। ये वार्निंग दी गई थी कि वो जिस मुल्क से भी गुजरे वहां की हुकूमत एतराज न करे। एतराज किया गया तो सैकड़ों मुसाफिरों की जान खतरे में पड़ जाएगी। कोई उनकी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकेगा। तमाम ममालिक की एयरलाइंस और एयरपोर्ट की इंतजामिया को भी ताकीद की गई थी।
उन्हें यकीन दिलाया गया था कि वो तैयारा किसी एयरपोर्ट में उतरकर किसी की परेशानी का सबब नहीं बनेगा। हाँ, अगर कोई मजबूरी या कोई टेक्निकल खराबी हुई तो तैयारे को किसी जगह उतारना पड़ेगा। ऐसी सूरत में वो खराबी दूर करने के बाद फिर किसी रुकावट के बगैर अपनी मंजिल की तरफ परवाज करेगा। फ्लाइंग रूट में बताया गया था कि दिल्ली के बाद वो लाहौर, पिंडी और तेहरान से गुजरता हुआ अनकरा तक पहुंच जाएगा। अनकरा के बाद रूट लाइन नहीं बताई गई थी, मंजिल बता दी गई थी। इस तरह समझ में आता था कि अनकरा के बाद वो तैयारा शुमाल की तरफ परवाज करेगा और वादी काफ पहुंचेगा। मैं फर्जी रसवंती के पास आ गया। वो जेम्स मैकले और एना मीडिया के स्मगलिंग ग्रोह से ताल्लुक रखती थी। मैंने रसवंती की हैसियत से पूछा, हेलो, क्या हाल है? एना मीडिया तुम्हारी खैरियत मालूम करना चाहती है। मैं खैरियत से हूँ। यहाँ यह हकीकत मालूम हो गई है कि आप दोनों बच्चों के साथ त्यारे में पहुंच गई हैं और अब वो तैयारा अगवा किया जा रहा है। मुझे इसलिए तुम्हारे पास आने में देर हुई। मैं त्यारे के अंदर अपने मामलात में उलझी हुई थी। तमाम लोगों को अपने कंट्रोल में करना था। जब वहां से फारिग हुई तो तुम्हारी खैरियत मालूम करने आई। ये ना सोचना कि हम तुम्हारी तरफ से गाफिल हैं। मादाम, ये आप क्या कह रही हैं? आप लोगों के लिए तो जान भी हाजिर है। तुम्हारे इत्मीनान और सुकून बता रहे कि वो तुम पर ज्यादती नहीं कर रहे। वो मुस्कुराते हुए बोली, उनकी क्या मजाल है कि ज्यादती करें। बाजी उनके हाथ से निकल गई है। एक अफसर मुझसे कह रहा था, हम चाहें तो तुम्हें गोली भी मार सकते हैं। इस पर मैंने जवाब दिया, देर क्यों करते हो, गोली मार दो। इसके बाद पता नहीं तुम में से कितने टेलीपैथी की अनदेखी गोलियों का निशाना बनते रहेंगे। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ इतनी आसानी से निकल जाऊंगी। यकीनन वो बुरी तरह झुंझला रहे होंगे। हाँ, बाद में एक ऑफिसर ने मेरे पास आकर कहा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हें सिर्फ इसलिए हिरासत में रखा है कि तुम्हारे जरिए श्रीमती रसवंती देवी हमसे गुफ्तगू करें। जरूर करूंगी। तुम्हारी रिहाई के बाद सोचना यह है कि वहां की हुकूमत तुम्हें सुकून से खटमंडू में रहने देगी। अगर रहने देगी तो तुम्हारा अपना स्मगलिंग का धंधा जारी नहीं रहेगा। सब तुम पर कड़ी नजर रखेंगे। यही मैं सोच रही थी। मेरा ख्याल है हमारा ग्रुप लीडर मुझे पेरिस बुलवा लेगा। इस मुल्क में मेरा काम नहीं चलेगा। तुम जहां जाना चाहोगी मैं पहुंचा दूंगी। वैसे एक औरत के नाते मशवरा देती हूँ, गलत कामों से बाज आ जाओ। ये स्मगलिंग आखिर कितनी उम्र तक जारी रहेगी? तुम कब तक कानून की नजरों से बचती रहोगी? एक दिन बुरी तरह फंसोगी। हो सकता है तुम्हारी औलाद भी तुमसे नफरत करने लगे। मेरे दोनों छोटे बच्चे जेम्स मैकले की पनाह में हैं। मैं बच्चों वाली लगती हूँ, इसलिए आपका रोल अदा कर रही हूँ। मुझे औलाद की फिक्र है। मैं उनके मुस्तकबिल के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, बशर्ते के बाइज्जत तरीके से रोजगार हासिल हो सके। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूं जहां तुम्हारी बाकी जिंदगी आराम से गुजर सके। मादाम, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आप जहां कहेंगी मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ चली जाऊंगी। अच्छी बात है, अभी मैं तुम्हारे मुतालिक फैसला करूंगी, फिर आऊंगी। मैं सबाता के पास पहुंच गया। मैंने सोचा था उसे भी हिरासत में रखा गया होगा और तरह तरह के सवालात किए जा रहे होंगे, लेकिन उसके पास पहुंचा तो हैरान रह गया। उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, यानी उसे काफ की शहजादी तस्लीम कर लिया गया था और एक शहजादी के शायाने शान मेजबानी की जा रही थी। मैंने रसवंती की हैसियत से पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने जवाब दिया, मैं अपने होटल में बैठी हुई थी कि अचानक भारतीय फौज के अफसरान आ गए। नेपाली हुकूमत के अफसरान भी थे। सब ने माजरत चाहते हुए कहा कि उन्होंने मुझे पहचानने में गलती की थी। अगरचे पासपोर्ट और दीगर जरूरी कागजात के जरिए मैं काफ की शहजादी साबित होती हूँ। इसके बावजूद उन्होंने कहा, बाज औरतें नकली शहजादियां बनकर भयानक जुराइम के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर करती हैं। इसीलिए मुझ पर एतमाद नहीं किया गया था। अब वो कैसे एतमाद कर रहे हैं? त्यारे के अगवा होने की खबर आम होती जा रही है। तुम्हारे ऐलान के मुताबिक उसकी आखिरी मंजिल काफ की वादी है। चूंकि मैं अपने कागजात के मुताबिक पहले ही वादी काफ की शहजादी होने का दावा करती आई हूँ, इसलिए अब वो मौजूदा ऐलान के मुताबिक मुझे शहजादी तस्लीम कर रही हैं। मेरे जरिए मेरी बाप टाटर गलबा से राब्ता कायम करना चाहते हैं। हमारे कबीले से दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं। तुम समझ सकती हो कि वो दोस्ती क्यों कर रहे हैं। जाहिर है तुम बच्चों के साथ मेरे बाप की पनाह में जा रही हो। अब भारतीय हुकूमत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े ममालिक भी मेरे बाप को और मेरे कबीले को खैर सगाली का पैगाम भेज रहे होंगे। खतरनाक तंजीमें हमसे दोस्ती करने या किसी तरह अपने दबाव में रखने के लिए कैसे कैसे इकदाम कर रही होंगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये बताओ, भारतीय हुकूमत तुम्हारे बाप से दोस्ती करने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है? अभी तो मुझे शाही मेहमान रखा गया है। पूछा जा रहा है कि टार्टर गलबा से किस तरह राब्ता कायम किया जा सकता है।
जबकि हमारे यहाँ बैरूनी दुनिया से राब्ता कायम करने का कोई खास जरिया नहीं है। कितने ही ममालिक ने मेरे बाप से बारहा कहा, उन्हें समझाया कि वो अपने यहाँ ट्रांसमीटर वगैरह रखें, टेलीफोन के तार भी वहां पहुंचा दिए जाएंगे, लेकिन मेरे बाप ने हर उस पेशकश को ठुकरा दिया जिसके जरिए बैरूनी दुनिया से मुस्तकिल राब्ता कायम रह सकता था। ये एक टार्टर गलबा की ही बात नहीं थी। इससे पहले भी वादी काफ के जो सरबराह थे उन्होंने यही तरीक़ेकार इख्तियार किया था। वो अपने कबीले वालों को बैरूनी दुनिया से रिश्ता जोड़ने का मौका नहीं देते थे। अगर इस कबीले की कोई औरत किसी मुल्क में जाकर शादी कर लेती या मर्द शादी कर लेता तो फिर उन्हें वादी काफ में वापस आने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। जब वो अपने लोगों को वापस आने की इजाज़त नहीं देते थे तो फिर किसी गैर मुल्क से हमेशा के लिए राब्ता कायम करके उन्हें दोस्ती करने और अपने यहाँ घर बनाने या साजिश करने का मौका कैसे दे सकते थे। उनके यहाँ सदियों से ये दस्तूर चला रहा था। सिर्फ मेरी खातिर पहली बार ये रिवायत तोड़ दी गई कि मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए वो बैरूनी दुनिया से महदूद पैमाने पर राब्ते कायम कर रहे थे। इस्लामी तालीमात वहां पहुंच रही थी। हमारी दुनिया में मजहबी तबलीग के मामले में सबसे पहले बुद्ध मत को शोहरत हासिल है। इस मजहब की तबलीग करने वालों ने दुनिया के निसफ हिस्से तक हर मुल्क में सफर किया, हर शहर में तबलीग की। इसके बाद ईसाई मिशन है जो मौजूदा दौर में बुद्ध मजहब से भी ज्यादा अपना फैलाव रखता है। इसके बावजूद ईसाई मिशन के लोग वादी काफ की सरजमीन पर कदम न रख सके। रेड क्रॉस सोसाइटी के बहाने भी उन्हें वहां आने की इजाजत नहीं दी गई थी। चूंकि मेरी दास्तान के अहम किरदार अब वादी काफ में दाखिल होने वाले हैं, इसलिए ये तमहीद पेश कर रहा हूँ। वादी काफ एक ऐसे पहाड़ी सिलसिले के दामन में आबाद है जिसे हवाई परवाज के दौरान देखा जाए तो वो पहाड़ी सिलसिला उर्दू के हरफ काफ की शक्ल के मानंद दिखाई देता है। इसलिए कदीम दास्तानों में इसकी वादी को वादी काफ कहा गया है और अब भी कहा जाता है। इन पहाड़ों का कुदरती कटाव और घेराव ऐसा है कि बैरूनी हमलावर फिजाई हमले नहीं कर सकते। जहां वसी मैदान नजर आता है वहां कई सदियों से कबीले के किसी फर्द ने एक घर भी नहीं बसाया। उसे यूं ही खुला मैदान छोड़ दिया ताकि बमबारी करने वाले दिल खोलकर हसरत पूरी करें और नाकाम लौट जाएं। कबीले के लोग पहाड़ियों के साये में आबाद होते हैं। फिजाई परवाज के दौरान उनके मकानात नजर नहीं आते। जहां तक खुश्की के रास्तों का ताल्लुक है तो वो इलाका हमेशा बर्फ से ढका रहता है। साल में सिर्फ 2 माह बर्फ पिघलती है। मौसम बहार का समा रहता है। ऐसी हालत में बैरूनी हमलावर बर्फानी इलाके का सफर नहीं कर सकते। मौसम सरमा में करना चाहें तो कबीले के लोग नजर नहीं आते। वो किन पहाड़ियों के साये में आबाद हैं पहले उनका सुराग लगाना पड़ता है। जब तक वो सुराग लगाएं उस वक्त तक अचानक हमले होते हैं। पता नहीं चलता हमलावर कहाँ से आए और वार करके कहाँ रूपोश हो गए। ये उन दिनों की बात है जब हवाई जहाज नहीं थे, सैकड़ों हजारों मील से मार करने वाले मिसाइल मौजूद नहीं थे। मौजूदा दौर में बड़े बड़े ममालिक तोसी पसंदी के अज़ाइम लेकर छोटे छोटे मुल्कों को अपना मोहताज बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वहां तकरीबी कार्रवाइयों के जरिए अपनी पसंद की हुकूमतें कायम करती हैं। ऐसे दौर में भी किसी ने वादी काफ के इलाके पर काबिज होने या उसे अपने जेर असर रखने की कोशिश नहीं की। इसकी एक वजह यह है कि वादी काफ का रास्ता निहायत ही दुश्वार गुजार है। आज भी घोड़े की पुश्त पर बैठकर सफर किया जाता है। दूसरी कोई सवारी काम नहीं आ सकती। वादी काफ के वसी मैदान में हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। तैयारी के लिए रनवे बनाया जा सकता है, लेकिन ना तो कबीले वाले रनवे बनाने की इजाजत देती हैं, ना ही किसी हेलीकॉप्टर को उतरने का मौका। हमारी दुनिया में ऐसे कितने ही आज़ाद इलाके हैं जिन पर दूसरे ममालिक तवज्जो नहीं देते, इस यकीन के साथ कि कोई और भी तवज्जो नहीं दे रहा है। अब हालात बदल गए थे। अब वादी काफ की अहमियत ऐसी हो गई थी जैसे वहां एटम बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब का जखीरा किया जा रहा हो, बल्कि उससे भी ज्यादा अहमियत थी, क्योंकि एटम और हाइड्रोजन बॉम्ब के जखीरे कहीं और भी हो सकते थे। एक मुल्क अगर इन बमों को बनाने का दावा करता था तो दूसरे ने भी इस दावे को पूरा कर दिखाया था। लेकिन टेलीपैथी ऐसा मोहलिक हथियार था जिसका अव्वल तो कोई तोड़ नहीं था। इसका तोड़ रसवंती की सूरत में मेरे ही पास मौजूद था, यानी 2 टेलीपैथी जानने वाले यकजा हो गए थे। फिर ऐसे में वादी काफ की अहमियत क्यों न बढ़ जाती। अब वह दुनिया का अहम तरीन इलाका बनने वाला था। मैंने सबाता से कहा, भारतीय मेजबान तुम्हारे बाप से राब्ता कायम नहीं कर सकते, फिर ये क्या करना चाहते हैं? ये मुझे अपने हाँ के आरामदेह त्यारे में अपने लोगों के साथ वादी काफ पहुंचाना चाहते हैं। मैंने कह दिया जब तक टार्टर गलबा की इजाजत नहीं होगी वहां त्यारा तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मेरा ख्याल है इस वक्त भारतीय इंटेलिजेंस और उनकी वजारत खारजा के अफसरान वादी काफ के मुतल्लिक ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करने की धुन में लगे होंगे।
वैसे मैंने कह दिया उस कबीले के सरबराह टार्टर गलबा की नजरों में उसकी औलाद से बढ़कर कोई नहीं है। सबाता और बिलबा भी जब वादी काफ में दाखिल होती हैं तो पहले मुहज्जब दुनिया में सफर के तमाम जराए तर्क कर देती हैं। तैयारे से आते हैं तो अनकरा तक सफर मुलतवी कर देती हैं। वहां से खुश्की के रास्ते ट्रेन में सफर करती हैं। फिर जीप और ट्रक के जरिए तुर्की की आखिरी सरहद तक जाती हैं। उसके बाद हमारा सफर घोड़ों की पीठ पर जारी रहता है। घोड़ों और खच्चरों के अलावा उन पहाड़ी दुश्वार गुजार राहों में कोई दूसरी सवारी काम नहीं आती। मुझे यकीन है मेरे बाप तक पहुंचने के लिए वो मेरे साथ घोड़ों पर सफर करेंगे और उन मुश्किल रास्तों से गुजरेंगे। वो ऐसा जरूर करेंगे। बहरहाल मैं दूसरी जगह मालूमात हासिल करके आती हूँ। मैं काहाल तंजीम के सरबराह के दिमाग में पहुंच गया। वहां यहूदी काबरीन का सुकून गारत हो गया था। रसवंती गीले साबुन की तरह हाथ से फिसल गई थी। कोई पंछी हो तो पिंजरे में कैद किया जाए, कोई राज हो तो अपने सीने में दफन करके रखा जाए, लेकिन टेलीपैथी का ताल्लुक हवा से है। सोच की लहरें हवा के साथ साथ एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक पहुंचती हैं। गोया टेलीपैथी जानने वाला ख्वाब फरहाद हो या रसवंती, वो हवा की मानंद होता है और हवा को मुट्ठी में बंद नहीं रखा जा सकता। वो जब तक टेलीपैथी से महरूम रही, दोस्ती के नाम पर कैदी बनी रही। जैसे ये इल्म दोबारा हासिल हुआ वो हवा की तरह उड़ गई। दूसरे ममालिक और खतरनाक तंजीमें तो अब उसे हासिल करना चाहती थीं, लेकिन यहूदियों को तो वो हासिल हो चुकी थी। लिहाजा ये सदमा वही जानते हैं जो हासिल करके खो देती हैं, फिर पछताते रहती हैं, एक दूसरे पर इल्जामात आयद करती हैं। वहां का हाल तंजीम के इजलास हो रहे थे, उनमें आला हुक्काम शरीक हो रहे थे। यहूदी काबरीन भी शामिल होते थे और सभी एक सवाल करते थे कि रसवंती यहां से कैसे गई, किसके मशवरे पर गई। इस पर कहाल तंजीम के सरबराह रीमोंडिल को वजाहत करनी पड़ती। किसी एक का मशवरा नहीं था। डॉक्टर सोमर ने कहा था उसे ऐसी जगह भेजा जाए जहां की आबो हवा रास आती हो। दरअसल हम जबरदस्त धोखा खा गए। रसवंती बहुत पहले ही टेलीपैथी की सलाहियतें हासिल कर चुकी थी। एक आला ओहदेदार ने कहा, मैं यकीन से कहता हूँ, जिस वक्त रसवंती को हमारे एयरपोर्ट से अगवा करने के लिए रेड पावर के आदमी आए थे और उन्होंने फर्जी पारस को गोली मारने को हुक्म दिया था, उसी वक्त उसकी ममता जोश में आई थी और वो ख्याल ख्वानी के काबिल हो गई थी। तब से उसने अपनी सलाहियत को छुपाए रखा, हमें बेवकूफ बनाने के लिए फरहाद बनकर बोलती रही। दूसरे ओहदेदार ने तायद की, हमारे सीक्रेट एजेंट जिमी फाउंडर ने भी यही इतला दी है। वो खुद मिस्टर फरहाद से सामना कर चुका है और ये देख चुका है कि फरहाद ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं है, वो बिल्कुल बेजरर है, अब उसकी कोई हैसियत नहीं। उसके बरक्स रसवंती बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। फरहाद बेजरर सही, वो अभी बेबस है, रसवंती का साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी साथी औरतें उसका साथ दे रही हैं। नेपाल से खबर आई कि वादी काफ की शहजादी सबाता फरहाद अली तैमूर की होने वाली दुल्हन है। इसका मतलब ये हुआ कि फरहाद की साथी सोनिया सबाता वगैरह रसवंती का साथ दे रही हैं। वही उसे दोनों बच्चों के साथ वादी काफ ले जा रही हैं। कमबख्त ने कितनी अच्छी जगह का इंतखाब किया है। काहाल तंजीम के सरबराह रीमोंडील ने कहा, उसने हमारे साथ फ्रॉड किया है, ये उसे बहुत महंगा पड़ेगा। वादी काफ तो क्या, वो कब्र में भी चली जाए तो हम उसे निकाल लाएंगे। मैं वजारत खारजा के सेक्रेटरी से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने आइंदा इक़दामात की वजाहत करें। वो कहने लगा, हमारे ज़हीन और तजुर्बाकार जाबाजों की एक बहुत बड़ी जमात वादी काफ की तरफ रवाना हो चुकी है। बेशक वहां के रास्ते दुश्वार गुजार हैं, वहां पहुंचने के बाद हम उन कबीले वालों का सामना नहीं कर सकते। वो वादी काफ के दामन में ऐसी जगह मकानात बनाकर रहते हैं जहां से बैरूनी हमला नाकाम होता है। फिर भी हम गोरीला फाइट करेंगे। अब वादी काफ के बाशिंदों को सुकून नसीब नहीं होगा। वो कभी मालूम नहीं कर सकेंगे कि गोरीला जंग लड़ने वालों का ताल्लुक हमसे है। इधर हम सरकारी सतह पर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, वहां के सरबराह टार्टर गलबा को किसी न किसी तरह अपने दबाव में लाने की कोशिश करेंगे। एक ने सवाल किया, आखिर किस तरह दबाव में लाया जा सकता है? इस सिलसिले में हम सुपर मास्टर से राब्ता कायम कर रहे हैं। पिछले दिनों फरहाद को हासिल करने के सिलसिले में सुपर मास्टर और मास्कमैन से शदीद इख्तलाफात हुए। फिल वक्त हम एक ही कश्ती में सवार हैं। हम में से अब कोई भी फरहाद को हासिल करना नहीं चाहता। रसवंती अब हमारी जरूरत है। हम सुपर मास्टर और दूसरी बड़ी तंजीमों के हुकाम को ये जहन नशीन कराएंगे कि रसवंती को एक दूसरे के ताउन से ही हासिल किया जा सकता है। मैंने सोनिया और रसवंती के पास आकर उन्हें पहले सबाता के मुतल्लिक बताया। वो बहुत खुश हुई कि उसे वादी काफ की शहजादी की हैसियत से तस्लीम किया गया है। अब वो दोस्तनुमा दुश्मन ही सही, लेकिन सबाता के शायान ने शान सलूक करेंगे।
और उसे इज्जत से वादी काफ तक जरूर पहुंचाएंगे। उसकी तरफ से इत्मीनान हो गया था। फिर मैंने यहूदियों की प्लानिंग और उनके इक़दामात के मुतालिक बताया। सोनिया ने कहा, तुम सुपर मास्टर और रेड पावर वगैरह के मुतालिक भी मालूमात हासिल करो, वो भी अपने अपने तौर पर कुछ चालें चल रहे होंगे। रसवंती ने कहा, मैं यहाँ मसरूफ हूँ, यहाँ मेरी मौजूदगी हर लम्हा जरूरी है, वरना मैं भी दुश्मनों की चालों को समझने के लिए फरहाद के साथ साथ मुख्तलिफ दिमागों में जगह बनाती रहती। मैं तनहा काफी हूँ, तुम और सोनिया तैयारे में हाजिर दिमाग रहो, मैं फिर आऊंगा। मैंने सबाता के पास पहुंचकर रसवंती की हैसियत से समझाया कि वो फर्जी रसवंती को अपने साथ वादी काफ ले जाए। इसके बाद मैं सुपर मास्टर के पास पहुंच गया। उसकी सोच के जरिए पता चला कि उसके आला हुक्काम रसवंती और पारस के मुतालिक सही मालूमात हासिल करने के लिए खलाई सियारे से काम ले रही हैं। वो तैयारा जैसे ही अनकरा पहुंचेगा, सियारे से उसकी तस्वीर हासिल की जाएंगी। वादी काफ में रसवंती अपने बच्चों के साथ पहुंचेगी। वहां जो कुछ भी होता रहेगा उसका सुराग खलाई सियारे के जरिए लगाया जाता रहेगा। नीचे जमीन पर दो तरफा महाज बनाया जाएगा। एक तरफ जासूस और गोरिल्ला फाइटर खलाई सियारे से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक उस वादी की तरफ जरूरी इक़दाम करेंगे। दूसरी तरफ सरकारी सतह पर दोस्ती का पैगाम भेजा जाएगा। वादी काफ के एक छोटे से मुल्क की हैसियत देकर टाटर गलबा को वहां का बादशाह तस्लीम करके सफारती ताल्लुकात कायम किए जाएंगे। गर्ज के वादी काफ में दाखिल होने और रसवंती के करीब पहुंचने का जो भी बहाना हाथ है, जो भी चाल चली जा सके, वो किसी भी चाल से किसी भी बहाने से बाज नहीं आएंगे। मैंने मास्कमैन की आवाज कभी नहीं सुनी थी, इसलिए उसके दिमाग को गिरफ्त में नहीं ले सकता था, लेकिन यह समझ में आ सकता था कि रेड पावर के आदमी भी कैसी कैसी चालें चल रहे होंगे। यकीनन वो भी खलाई सियारे के जरिए वादी काफ की हदूद में जासूसी करेंगे और अपने जासूसों को अहम मालूमात फराहम करते रहेंगे। वो भी यकीनन दो तरफा महाज कायम करेंगे। वक्त आने पर मैं रेड पावर के बॉस और उनके अहम मातियतों के दिमाग में पहुंच सकता था। मैं आला बीबी के पास पहुंच गया। वो बहुत पहले ही पेरिस पहुंच चुकी थी, इस वक्त बाबा साहब के इदारे में थी। मुझे अपने दिमाग में महसूस करते ही बोली, फरहाद, मैं जानती हूँ तुम रसवंती और दोनों बच्चों के सिलसिले में बेहद मसरूफ होगे। क्या ये दुरुस्त है कि वो अपने दोनों बच्चों को नेपाल से निकाल ले जाने में कामयाब हो चुकी है और जिस तैयारी में सफर कर रही है उसे अगवा किया जा रहा है? तुम्हें ये बातें कैसे मालूम हुई? फ्रांसीसी हुक्काम हमारे इदारे के शेख अल-फारस गुलाम हुसैन अल-बरकी से बार बार राब्ता कायम कर रहे हैं और ये ताकीद कर रहे हैं कि रसवंती को फ्रांस में न लाया जाए, न ही बाबा साहब के इदारे में पनाह दी जाए, वरना ये मुल्क खतरनाक तंजीमों और तकरीबकारों का मस्कन बन जाएगा। मेरे मुतालिक फ्रांसीसी हुकूमत की क्या राय है? वो सज्जाद को फरहाद समझ रही हैं। ये भी मालूम है कि वो टेलीपैथी से खाली है, बेजरर है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ताहम उसके लिए भी ताकीद की गई है कि 24 घंटे के अंदर उसे फ्रांस की हदूद से बाहर भेज दिया जाए या इदारे की तरफ से ये जमानत दी जाए कि फरहाद उस इदारे की चार दीवारी से बाहर नहीं जाएगा और ना ही उसकी वजह से कोई हंगामा जन्म लेगा। अगर ऐसा हुआ तो आइंदा हमारे इदारे को फ्रांसीसी हुकूमत का ना ताउन हासिल होगा और ना ही उसे हुकूमत की सरपरस्ती हासिल हो सकेगी। तुम और सज्जाद बाबा साहब के इदारे में कैसे पहुंच गई, जबकि ब्लैक शैडो तुम दोनों को दोस्ती के नाम पर हिरासत में रखना चाहता था? मैं भी हैरान हूं कि अचानक उसका रवैया कैसे बदल गया। पेरिस पहुंचते उसके खास मातियत ने कहा, अभी ब्लैक शैडो की तरफ से अहकामात मौसूल हुए हैं कि हमें बाहिफाजत बाबा साहब के इदारे में पहुंचा दिया जाए, और उन्होंने वाकई हमें पहुंचा दिया। ब्लैक शैडो के इस रवैये के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? पहले तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि तुम्हारी अहमियत कम और रसवंती की अहमियत बहुत ज्यादा हो गई है। सब उसी के पीछे भाग रही हैं। ब्लैक शैडो भी उसे हासिल करना चाहता है, लेकिन वह तुम्हें भी काम अहम नहीं समझता है। उसका दावा है कि वो बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले बड़े बड़े ज़हीन और तजुर्बाकार डॉक्टरों के जरिए तुम्हारा इलाज कराएगा और फिर तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियतें बहाल कराएगा। जब उसके ये अज़ाइम थे तो फिर उसने मुझे सज्जाद के साथ यहाँ क्यों आने दिया? मैंने चंद लम्हों तक सोचने के बाद पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उसने तुम्हें सज्जाद के साथ बाबा साहब के इदारे में पहुंचाया है? ये कैसा सवाल है, जबकि मैं यहाँ मौजूद हूँ। बेशक तुम मौजूद हो, क्या सज्जाद भी मौजूद है? क्या तुम इस नुक्ते को फरामोश कर गई हो कि उसने कई डमी फरहाद तैयार की हैं? हो सकता है किसी एक डमी से तुम्हें भी धोखा दे रहा हो। उसने चौंक कर कहा, ओ गॉड, मैं तो इस पहलू को बिल्कुल ही फरामोश कर चुकी थी। प्लीज सज्जाद के दिमाग में फौरन पहुंचो। और मैं फौरन पहुंच गया। वो बाबा साहब के इदारे में नहीं था। थोड़ी देर बाद मैंने आला बीबी के पास पहुंचकर कहा, तुम धोखा खा गई। जो सज्जाद तुम्हारे साथ इदारे में आया उसे फौरन वहां से निकाल लो। वो इदारे के अहम राज मालूम करने आया है। मैं उसका इलाज करती हूँ, लेकिन यह हुआ कैसे?
सज्जाद तो यूनान से मेरे साथ आया है, कभी मुझसे अलग नहीं हुआ, फिर उसकी जगह मेरे साथ डमी सज्जाद कैसे आ गया? मैंने हंसते हुए कहा, ब्लैक शैडो ने डमी फरहाद तैयार किए हैं और तुम डमी सज्जाद कह रही हो, ये भी खूब रही। लोग सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। ब्लैक शैडो अपनी जगह खुशफहमी में मुब्तला है कि उसने फरहाद को तब्दील कर दिया है। बहरहाल मैंने सज्जाद के दिमाग को टटोल कर देखा है। जब तुम पेरिस के एयरपोर्ट में पहुंची थी तो सज्जाद लगेज हॉल में तुमसे कोई 5-10 मिनट के लिए अलग हुआ था। उसी वक्त ब्लैक शैडो के आदमी ने डमी सज्जाद तुम्हारे हवाले कर दिया, लेकिन हमारा सज्जाद उनके साथ कैसे चला गया? उससे कहा गया कि सुपर मास्टर और मास्क मैन के आदमी उसके पीछे लगे हुए हैं, लिहाजा उसे और तुम्हें अलग अलग गाड़ियों में ले जाया जाएगा। चूंकि तुम उसे समझा चुकी हो कि ब्लैक शैडो की बातों पर अमल करना है और उसे दोस्ती का फरेब देना है, लिहाजा उसने बहस नहीं की और उनके आदमियों के साथ चला गया। फरहाद, ये लोग अपने अपने तौर पर खूब ड्रामा प्ले कर रहे हैं। इधर ब्लैक शैडो ने देखा कि रसवंती की टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ गई हैं, उसके पीछे सारी दुनिया पड़ गई है, तो उसने फरहाद को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखने के लिए मुझसे अलग कर दिया। आला बीबी दुरुस्त कह रही थी, यही बात समझ में आ रही थी। पेरिस में आला बीबी बिलाशुबा बेताज मलका कहलाती थी। इतने वसीज राय की मालिक थी कि एक फोन करके वहां के हुक्काम को किसी भी वक्त मुलाकात पर मजबूर कर सकती थी। खतरनाक तंजीमों के अफराद उससे छेड़ नहीं करते थे। ब्लैक शैडो को भी अकल आ गई होगी। आला बीबी को पेरिस में कहीं छुपाकर या कैदी बनाकर रखने में सरासर खतरा था। इदारे के लोग किसी न किसी तरह वहां तक पहुंच जाते। सीधी सी बात यही समझ में आई कि डमी सज्जाद आला बीबी के हवाले करके सबको इस खुशफहमी में मुब्तला रखा जाए कि ब्लैक शैडो ने वाकई दोस्ती का सबूत दिया है और उन्हें अपना कैदी बनाकर नहीं रखा। दूसरी तरफ उसने फरहाद को अपनी मलकियत बना लिया। वो टेलीपैथी नहीं जानता था, इसलिए कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता था जहां उसे छुपा कर रखा गया था। आला बीबी ने कहा, मैं डमी सज्जाद को दुश्मनों के हवाले करूंगी। अगरचे वो सब रसवंती के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन फरहाद की अहमियत भी कम नहीं है। ये तो सभी समझ गए हैं कि इतने अरसे बाद रसवंती की टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ सकती हैं, तो फरहाद की सलाहियतें भी एक दिन बहाल हो जाएंगी, लिहाजा उसे भी वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं डमी सज्जाद को इदारे से बाहर मसरूफ रखूंगी ताकि दुश्मनों को मुख्तलिफ जराए से इतला पहुंचाती रहूं कि फरहाद पेरिस में फुला फुला जगह सरगर्म अमल है। ऐसे ही वक्त कोई ना कोई उसे अगवा करेगा। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छी तदबीर है। तुम सज्जाद को किसी तरह वहां से ले आओ, मालूम करो कहाँ रखा गया है। मैं भी अपने लोगों को ब्लैक शैडो के आदमियों के पीछे लगा दूंगी। इसकी जरूरत नहीं, मैं सज्जाद को वहीं रखना चाहता हूँ। दुनिया के तमाम ममालिक और खतरनाक तंजीमें वादी काफ के गिर्द घेरा डाल रही हैं। ब्लैक शैडो खामोश नहीं बैठेगा, रसवंती के लिए वो भी गहरी चालें चलेगा। मैं सज्जाद के जरिए किसी न किसी हद तक उसके इकदामात को समझ सकूंगा, लिहाजा उसे वहीं रहने दो। मैं टार्टर गलबा के पास आ गया। उसके जरिए देखा कबीले के सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतें भी त्यारे के लिए रनवे बनाने में मसरूफ थे। यूं लगता था जैसे वो सब बिजली से चलने वाले खिलौने हैं। टार्टर गलबा ने एक स्विच ऑन किया और वो सब हरकत में आ गए। अपना काम खत्म करने के बाद ही जब टार्टर गलबा स्विच ऑफ करेगा तब वो अपना हाथ रोकेंगे।